कल की रिकवरी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय बाजार आखिरी 1.5 घंटे में जाने से पहले मजबूत और बेहतर स्थिति में कुछ अच्छा कर गुजरने की कोशिश आज बाजारों की फिर से होती दिख रही है। दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए बाजार आखिरी 1.5 घंटे में क्या होगा और क्या करे कल की तैयारी। जी हाँ, कल की तैयारी आज ही करनी क्योंकि कल छुट्टी आगे पोस्टपोन हो चुकी है। आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। आप देख रहे हैं जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। एक्सचेंज ने भी सर कर दिया पूरा कि मिड वीक सेशन होगा हमारा। मिड वीक सेशन होगा। मिड वीक के बिना हम नहीं रह सकते। तो लाइफ में सबको एडजस्टमेंट करने हैं और अच्छा हुआ ये सुबह ही हम बात भी कर रहे थे। जी सर। ये अल्टीमेटली एक बार अगर ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली होना क्या है, क्योंकि इस बात को लेकर बार बार अंदाजे लगाए जा रहे थे कि छुट्टी कल है, परसों कल है, और ये दूसरा मौका है होली के बाद ईद वाला जब छुट्टी को लेकर कन्फ्यूजन हुआ है। काफ़ी लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि तब नहीं बदला, अब क्यों बदला है। अब ये अपने अपने कारण अपना अपना एनालिसिस सबका हो सकता है और सब अपना विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र भी है। लेकिन जहाँ तक छुट्टी के बदलने का सवाल है तो सुबह भी हम बात यही कर रहे थे कि अब तक जो सिस्टम है वो ये है कि चूँकि आरबीआई हो चाहे एनएसई हो, बीएसई हो, इन सब के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। यस सर। और जो छुट्टियाँ होती है वो महाराष्ट्र की छुट्टी के बेसिस पे होती है। अब हुआ ये है कि इस बार महाराष्ट्र सरकार ने छुट्टी को 28 से 29 कर दिया, तो एक्सचेंजेस ने भी 28 से 29 कर दिया। अब पिछली बार महाराष्ट्र सरकार ने होली के वक्त क्यों नहीं किया था? ये तो महाराष्ट्र सरकार जाने। लेकिन अब उस पर सवाल हैं, तो जो भी है, बट कुल मिलाकर बात यह है कि कल बाजार खुले, मंथली एक्सपायरी कल है, परसों बाजार बंद रहेंगे। कल एक्सपायरी होने वाली है। कल एक्सपायरी है कल, और कल बाजार खुले रहेंगे, गुरुवार को बंद रहेंगे। और इसीलिए हम ये चाहते थे कि सुबह सुबह आज शो की शुरुआत करते 8 बजे हमने यही पॉइंट उठाया कि इस पर क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अगर छुट्टी नहीं बदल रही तब भी आ जाए और छुट्टी बदल रही तब भी आ जाए। और आ गई है अब। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं अति उत्साहित जिन्होंने इन छुट्टियों के हिसाब से अपनी आपकी प्लानिंग की है। उनकी लाइफ पे क्या अंतर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कुणाल जी, राकेश जी, हाँ जो छुट्टी पे हैं, हाँ, तो उन्हें लगा कि अब उनको एक दिन और ज़्यादा आराम करने को मिलेगा, बुधवार के बजाय गुरुवार। 2 दिन छुट्टी हो गई उनकी, वेडनेसडे वाली भी हो गई। तो लेकिन वेडनेसडे का शो मिस करेंगे, अदरवाइज गुरुवार को कर पाते तो नुकसान उनका है। ये भी बात सही है। ऐसे बहुत सारे लोगों का नुकसान है जो सोचे थे छुट्टी एक कम लगी, उनको अब एक छुट्टी बुधवार की लग जाएगी। बहुत सारे लोग घूमने गए हैं, ये 2 दिन के बीच में छुट्टी बनाकर 5 दिन का वीकेंड। और बहुत लोगों ने 28 से शुरू किया कि 29-30 2 दिन की छुट्टी ले लो फिर वापस। तो मिड वीक सेशन में ये फायदा है ना, इधर भी 5 दिन बना सकते हैं, 2 दिन लेके उधर भी 5 दिन बना सकते हैं। तो अब देखो जिन प्लानिंग कर ली। अब लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि बाद में जब छुट्टियों में बदलाव होता है तो काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट लोगों करने होते हैं, मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो ये बदलाव ना हो तो बेहतर है। फिक्स रहे छुट्टी, जो भी डेट है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि सबको पता रहे। लेकिन वही वाली बात है कि अब त्योहारों पर हर आदमी ये भी चाहता है कि छुट्टी त्योहार। पिछली बार जैसे होली पर नहीं हुई तो बड़ी तकलीफ हुई थी, बिल्कुल, और सबको हुई थी कि कब होली आज मनाए। हमारा आधा पैनल बॉम्बे वाला एक दिन, दिल्ली वाले के दूसरे दिन। हाँ, सो मतलब ये पता नहीं इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन जो भी हो सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। चलिए ठीक है, एडजस्टमेंट हो चुका है। कल बाजार खुले हुए हैं, ध्यान रखिएगा। कल ही जून सीरीज की एक्सपायरी भी होगी, ध्यान रखिएगा। अब परसों है बाजार की छुट्टी। चलिए, ये एक बात पर तो क्लैरिटी आ गई। बाजार में क्या चल रहा है उसकी क्लैरिटी। वर्ल्ड कप आ गया, शेड्यूल आ गया 15 अक्टूबर डी डे, जिस दिन हमें पाकिस्तान को हराना है। यस 100% अपना तो बिल्कुल निशाना वो मछली की आंख पर अर्जुन की तरह है। बस किस दिन पाकिस्तान का मुकाबला है, बस उस दिन हराना है अपने लिए। वर्ल्ड कप 15 अक्टूबर को पहला पड़ा पहला मुकाबला तो खैर ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला बड़ा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला मैच है और 15 अक्टूबर को हम समझ तो गए होंगे आप। बिल्कुल सर, पूरा बिल्कुल। वर्ल्ड कप भी मतलब अक्टूबर नवंबर विल बी वेरी बिजी सर। ओके। और इस बार पहली बार सारे मैचेस एक ही देश में हो रहे हैं। यस सर, इंडिया में सारे मैचेस, पूरे इंडिया में मैचेस हो रहे हैं। पिछली बार हुआ था तो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान तीनों ने मिलकर वर्ल्ड कप किया था। इस बार सारे के सारे मैच, इनफैक्ट हम 2-3 एक साथ करवा सकते हैं। अब तो हमारे पास इतनी लोकेशन आराम से हो जाएंगे। दर्शक भी हैं लोकेशन में। आईपीएल वाले मैच इतने होते हैं, उसमें सबके सब फुल चलते हैं। तो वर्ल्ड कप तो बात ही अलग है, सारे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स हैं। वहाँ 10 टीमें, यहाँ भी 10 टीमें। वहाँ 2-2 मैच खेलते हैं, यहाँ तो 2-2 भी नहीं होते। एग्जैक्टली, है ना। सो आराम से करा सकते हैं। अच्छी बात है, संडे है 15 अक्टूबर,
आराम से देखेंगे मैच। वो तो वो तो संडे होना ही थोड़ी था। है उस दिन, हाँ, सुपर संडे। सुपर संडे। हाँ, कर्फ्यू वाला सिस्टम। हाँ। इंडिया पाकिस्तान रोड मैच खाली कर्फ्यू। रहेगी। अहमदाबाद में ना, आई थिंक मेरे ख्याल से मैच अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। वाह, मजा ओके, आई। चलिए बढ़िया है सर। तो आज के ट्रिगर्स आधे से ज्यादा तो हमने बता दिए हो जो गए। कुशल के है ना। बाकी कुछ बचा तो वो भी नहीं बता बिल्कुल, बाकी कुल मिला के दीप बाजार बहुत अच्छे मूड में है जी। और इस मूड का अंदाजा कल के आखिरी घंटे आज सुबह सुबह के माहौल से लग चुका था। जिस तरह के डेटा दिखे, हम सुबह ये बात कर रहे थे, बाजार करेक्शन खत्म होने के संकेत दे रहा है, रेंज की ऊपरी सिरे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली वैसा होता दिख रहा है। और एक और अच्छी बात जो बाजार में ऑफ लेट हो रही है दीप, वो ये है कि लीडरशिप आपकी फिर से बैंक निफ्टी से आ रही है, जो कि आपको चाहिए। देखो, जो गिरने में आगे वही बढ़ने में आगे रहेंगे। मिड कैप्स ने करेक्शन की शुरुआत की, मिड कैप्स बढ़ रहे हैं। बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई बनाकर 44,500 के आसपास वहां से करेक्शन की शुरुआत की, वापस अब रिकवरी में बैंक निफ्टी 43,500 नहीं तोड़ रहा, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तीसरी अच्छी बात है कि इस रिकवरी में कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं है कि हमें भाग जाना है कि बस मैं तो करेक्शन पूरा कर दिया, 2-4 दिन आपने मुझे कमज़ोर किया तो क्यों किया। ऐसा मार्केट में कोई फीलिंग नहीं है। अभी भी फीलिंग है जिसको बेचना है बेचो, जिसको लेना है लो भाई, डायरेक्शन हमारा तेजी की तरफ है। सो बहुत सिस्टेमेटिक मार्केट है, बहुत आराम से संभल के चलने वाला मार्केट है, कोई हड़बड़ी आपाधापी वाला मार्केट नहीं है। न मतलब ऐसा मार्केट है कि अभी नहीं बेचा तो बिकेगा नहीं इस भाव में वापस, और अभी नहीं लिया तो वापस मिलेगा नहीं। लेने के लिए भी हर भाव आपको अवेलेबल है, बेचने के लिए भी हर भाव अवेलेबल है। आपका कन्विक्शन क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। ये मार्केट वैसा है जो सबको बराबरी का मौका दे रहा है। कोई ये नहीं कह सकता तेजी करने वाला या मंदी करने वाला मुझे ज़्यादा फेवर किया या मुझे कम फेवर किया। आपका डिसीजन अगर सही तरफ है, आपका डायरेक्शन सही तरफ है, तो इससे बढ़िया बाजार मिलेगा नहीं। बिल्कुल सर। बहुत आराम से धीरे धीरे हर एक लेवल पे आपको खरीदारी दिखा रहा है, हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग का मौका दे रहा है। और ऐसा भी नहीं कि मतलब कोई आपको बहुत ज़्यादा डाउ फ्यूचर से संकेत मिला, मुश्किल से 35 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर, कुछ नहीं कर रहा, वहीं का वहीं है। ठीक है, उसके बावजूद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उसके कारण वही है। पहला, थोड़े हल्के बाजार हैं। दूसरा, ग्लोबल 6 दिन से घटने के बाद थोड़ा रुक सकता है, ये उम्मीद है। तीसरा, एफआईएस की तरफ से आंकड़े कैश मार्केट में भले ही बिकवाली के लेकिन छोटे हुए हैं और वायदा कारोबार में अच्छा है। और चौथा, लोकल फंड्स ने कोई खास बेचा नहीं, हल्का फुल्का खरीदा है। इन सब आंकड़ों के बीच में कल मंथली एक्सपायरी के पहले जो थोड़े बहुत हल्के बाजार हैं वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऊपर की तरफ आपको अब जो फोकस करना है वो फोकस ये करना है कि जैसे ही हाई रेंज में आएगा वहाँ पर है ना, ज़्यादा अति उत्साहित होकर कूदाकादी नहीं करनी है। वहाँ प्रॉफिट बुक है 18,775 से वहाँ पर अलर्ट होना है। 18,875 तो 18,775 18,875 जो सुबह की रेंज है वो परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग करने की रेंज है। ऊपर की तरफ आएगा वहाँ प्रॉफिट बुक करनी, कहाँ करनी बस वही डिसाइड करना है कि 775 पे करें या 800 पे करें, 825 875 कहाँ करें वही देखना है। और 18,700 के नीचे लेना है, 18,800 के ऊपर देना है। 18,800 700 से 800 के बीच में टाइम पास है। बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास आ रहा है, अब ये बेचने की रेंज के आसपास आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग के आसपास आ रहा है। 44,100 के ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी टिक जाएगा तो शॉर्ट काट लेना है। अदरवाइज 44,000 के आसपास जितना आप प्रॉफिट बुकर्स हैं, 43,925 हुआ, 43,975 हुआ, 44,025 हुआ, यहाँ पे धीमे धीमे प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार। तो दोनों तरफ के मौके दे रहा है मार्केट और दोनों तरफ के मौकों को आपको लेना है। गॉट इट, एज सिंपल एज दैट। गॉट इट, ठीक है, बढ़िया, ओके। मौके के एंजॉय करिए। और स्टॉक्स में तो आपको भरपूर एक्शन इस समय। स्टॉक्स में आप आराम से रखिए दी, स्टॉक्स में कोई प्रॉफिट बुकिंग करने की, बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं, लेकिन इंडेक्स रेंज बाउंड रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव आते रहेंगे। चलिए आइए फिर स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हैं, ट्रिगर्स के बारे में भी बात करते हैं। नुपुर और कुशल दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। तो 2-3 ट्रिगर्स तो ऑफकोर्स डिस्कस हो ही चुके हैं, सर ने बता दिए हैं, पर इसके साथ साथ एडिशनली और जो ट्रिगर्स है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो टाटा स्टील है, यहाँ पर फोकस करिए। टाटा स्टील और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के मर्जर को मंजूरी के लिए आज शेयर होल्डर्स के साथ बैठक होने वाली है। साथ ही हैवेल्स इंडिया एजीएम में सीईओ के रेम्यूनरेशन पर चर्चा होने वाली है। बजाज ऑटो इन्होंने यूके में फाइनली अब एंट्री कर ली है। लंदन में इनकी फर्स्ट जो ग्लोबल मोटरसाइकिल है उसका आज लॉन्च होने वाला है। साथ ही कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा जून महीने का यूएस के लिहाज से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ तक कल बजाज ऑटो ये पहली बार ब्रिटेन में पहली बार अपनी बाइक लॉन्च कर रहा है, यूके में फर्स्ट टाइम, लंदन में लॉन्च हो रही है फर्स्ट टाइम। क्या नाम से? स्क्रैम्बलर। अच्छा, तो ये कौन सी प्रीमियम सेगमेंट वाली है? 350 to 400 सीसी की। अच्छा, तो बढ़िया वाली, पावर वाली। अच्छा, ओके, तो ये आज लॉन्च हो रही है। हाँ,
ओके, नाइस, बढ़िया है, नई चीज़ है। तो ये एक लॉन्च है, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही कल तो एफ की मंथली एक्सपायरी है ही, जो डेट चेंज हुई है। रेन इंडस्ट्रीज एफ में कल इसका आखिरी दिन होने वाला है। सेबी की बोर्ड मीटिंग भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस 5:30 बजे होगी। BPCL यहाँ पर पूंजी जुटाने पर विचार करता हुआ दिखेगा। साथ ही MC कल बोर्ड बैठक है सेबी की? कल सेबी की बोर्ड मीटिंग है। तो सेबी को पता था कि छुट्टी नहीं है? हम सबको ही नहीं पता था, हमें आज पता चला। आई थिंक वो सेंट्रल लेवल पे थर्सडे वो फॉलो कर ही रहे थे। हाँ, उन्होंने सही बोर्ड बैठक रखी। यह साथ ही MCX पर ध्यान रखिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर जो काफ़ी समय से बातचीत चल रही है, अब फाइनली उस पर वापस से चर्चा होती हुई दिखेगी। HBL पावर सिस्टम से यहाँ पर स्लम सेल में 2 प्रोडक्ट्स ये बेचने वाले हैं, तो उसको लेकर मीटिंग होगी। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फेड चेयरमैन ECB फोरम में पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे, जो कि सेंट्रल बैंकिंग पर है। और अंत में गुरुवार यहाँ पर ट्रेडिंग हॉलीडे होने वाला है बकरीद के मौके पर। साथ ही ICICI बैंक, ICICI सिक्योरिटीज़ मोर इम्पोर्टेंटली ये फोकस में रहेगा, क्योंकि डीलिस्टिंग पर विचार करते हुए नजर आएंगे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर जारी कर फंड जुटाने पर इनकी बोर्ड बैठक है। ऑफकोर्स डेट सिक्योरिटीज़ के जरिए भी ये और फर्दर फंड जुटाते हुए दिख सकते हैं। Q1 का GDP आंकड़ा US के लिहाज से और जो फेडरल बैंक जो स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स है वो भी घोषित करता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर भी नजर रखनी है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। अनुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट खबरें कौन सी हैं? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले IPO के साथ शुरुआत करते हैं। साइन DLM का जो पहले दिन का IPO वो करीबन 1.25 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। आइडिया फोर्स की भी बात करें तो IPO का दूसरा दिन है जो 8.5 गुना से ज़्यादा बढ़ते हुए अभी फिलहाल दिख रहा है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट IPO आपके लिए आए। IIFL सिक्योरिटीज़ के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखिए, जहाँ पे जो SAT है उन्होंने IIFL सिक्योरिटी के खिलाफ सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है। सेबी ने कहा था कि IIFL सिक्योरिटीज़ पर 2 साल तक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई थी, उस पर अब SAT की तरफ से स्टे आते हुए दिखा है। तो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर भी है। HAL काफ़ी यहाँ पर भी एक अपडेट आते हुए दिखा है, जहाँ पे शेयर विभाजन को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। एक शेयर को 2 में विभाजित करने को अब बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। शेयर विभाजन की जो रिकॉर्ड डेट है वो 29 सितंबर रहने वाली है और 15 रुपये का डिविडेंड का भी ऐलान कंपनी ने किया। तो HL भी फोकस में। HBL पावर कंपनी ने कवच सिस्टम के लिए ऑर्डर मिला, 135 करोड़ का ऑर्डर, तो पॉजिटिव न्यूज़ है HBL पावर के लिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर, यहाँ पर भी पॉजिटिव न्यूज़ ही दिखेगी, क्योंकि भारत में जो ट्रैवल ग्रुप एजेंसी है TUI ग्रुप, उससे डिजिटल हब बनाएगी। डिजिटल हब के लिए कंपनी ने जिम्मा उठाया, तो पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑर्डर विन आते हुए दिखा है सोनाटा सॉफ्टवेयर के लिए भी। रेडगेल, जहाँ पे कंपनी ने करार किया है, डेटा और प्राइसिंग के लिए करार करते हुए दिखा है, तो यहाँ पर भी ट्रैवल से जुड़ा हुआ अपडेट आपको नजर आएगा। इसके अलावा सेबी से और भी IPOs और भी कंपनीज़ को अपने IPO के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजी, गंधार ऑयल रिफाइनरिंग, SBFC फाइनेंस, इन तीनों ही कंपनीज़ को सेबी की तरफ से IPO के लिए मंजूरी अब मिल चुकी है। ब्लॉक डील, और काफ़ी लंबी लिस्ट है ब्लॉक डील की। सफायर फूड सबसे ऊपर है, 30 लाख शेयर, करीबन 4.5% इक्विटी का सौदा हुआ है सुबह से। अनंतराज करीबन 12 लाख शेयर्स यहाँ पे हुए हैं एक्सचेंज। IRFC 35 लाख शेयर। गोदरेज इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखेंगे तो आपको 10.25 लाख शेयर्स नजर आएंगे। NHPC 92 लाख शेयर्स के इक्विटी एक्सचेंज हुए हैं सुबह से। ONGC 20 लाख शेयर। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 30 लाख शेयर यहाँ पर भी है। BEL 22 लाख शेयर। सन फार्मा 20 लाख शेयर। PFC और विप्रो में भी 12-18 लाख शेयर्स के सौदे सुबह से होते हुए दिखे। ओके, तो ये हैं ढेर सारे स्टॉक्स वाले एक्शन, जहाँ पर आज बड़े ट्रेड्स या फिर खबरों के दम पर स्टॉक आपको ऊपर नीचे होते हुए दिखे ज़रूर हैं। और इस बीच बाजार दिन की ऊंचाइयों के करीब ट्रेड करता हुआ दिखा। एक बार जरा मैं इंडेक्स पर आपको फोकस करवा दूँ। 18,771 ये है हाई जो अभी अभी निफ्टी ने बनाया है दिन के दौरान। 43,900 के दर्शन आप बैंक निफ्टी पर पहली बार ही इस वक्त आप कर रहे हैं। ये आपके सामने 2 बड़े लेवल इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। डेटा भी मेरे तैयार होने दीप, हो सकता है आज 2:30 बजे से पहले आपको डेटा दे दूँ। मैं बहुत अति उत्साहित हूँ। जनरली तो मैं जब कुशल और नूपुर ये सब कर लेते हैं उसके बाद मैं आराम से आता हूँ धीरे धीरे। आप हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, सारा हाल वाल भी बताते हैं। आज मार्केट का मूड माहौल देख के मैंने सोचा मैं दीप से जल्दी पहुँचूंगा स्टूडियो में, तो इसलिए मैं बहुत टाइम से आ गया हूँ। टाइम से आ गया, मेरे डेटा भी बहुत टाइम से तैयार है और वो आपके लिए आने की तैयारी में। तब तक तैयार हैं कोठारी साहब, सुमित बगड़िया जी, हिमांशु गुप्ता साहब, वागले साहब और आशु मदान साहब, हमारे सारे दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिगुल के साथ सभी का किया जाए स्वागत। पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी फरमाएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, क्लियरली HDFC ट्विंस की तरफ से जो जबरदस्त आज आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, वहीं से निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों में स्ट्रेंथ है।
तो HDFC लिमिटेड में ही खरीदारी करनी है अनिल जी, जिसमें शानदार ब्रेकआउट है। लगातार हम HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड पे खरीदारी की सलाह देते आए हैं और 2 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद आज इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मैं स्पॉट लेवल दूंगा अनिल जी, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है। तो आप चाहे तो जुलाई फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। 2756 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी करें। थोड़ा सा कोई 2-4 रुपए का डिप मिलता है तो 2752 2750 तक खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2740 के नीचे का। पहला टारगेट 2770, दूसरा टारगेट 2800। ये 2 टारगेट्स के लिए HDFC लिमिटेड में खरीदारी करके चलने की सलाह है। HDFC लिमिटेड खरीदारी करने की राय यहाँ पर आती हुई दिख रही है और HDFC लिमिटेड के साथ साथ नीचे जो खबर भी आती दिख रही है वो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों के लिए बेहद काम की खबर आपको नजर आएगी इस वक्त। और खबर यह है HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर प्रभावी होगा 1 जुलाई से। 30 जून को दोनों ही कंपनियों की बोर्ड बैठक होगी और इसमें मर्जर को प्रभावी किया जाएगा। 1 जुलाई से HDFC और HDFC बैंक दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, एक साथ कारोबार करेंगे। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होती हुई दिख रही है। मेगा मर्जर, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मर्जर एक तरह से आप इसे मानकर चल सकते हैं। बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों ही, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और दूसरा बड़ा दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक, दोनों मर्ज होते हुए एक ही ग्रुप के। और इसी के दम पर आप देखिए दोनों ही स्टॉक्स में बढ़िया दमदार तेजी बनती दिख रही है। दिन की ऊंचाइयों पर बाजार को ले जाते हुए HDFC और HDFC बैंक फाइनली मर्जर आ चुका है आपके साथ। तो इफेक्टिवली मंडे से प्रभावी माना जाए ना सर, क्योंकि 30 को बोर्ड बैठक और ये 1 से है तो मंडे से प्रभावी है। हाँ, बेसिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल बिजनेस पर्पसेस देखिए पहले 1 तारीख भी बिजनेस तो ऑन ही रहेगा, बच्चे छुट्टी हो, लेकिन बिजनेस तो उनका रहना ही रहना है। सो हमारे लिए नेचुरली कि मंडे है, लेकिन बिजनेसेस और ऑल प्रैक्टिकल पर्पस 1 तारीख से इसे माना जाए। ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। तो बड़ा अब तक का सबसे बड़ा M&A है हमारी कंट्री में सर, बिल्कुल, और प्रभावी होने वाला है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बड़ी खबर। और सबसे बड़ी बात ये थी सबसे आराम से स्मूथली एकदम आपका जो मर्जर है वो होता हुआ दिखा है बिना किसी रेगुलेटरी अड़चन के। ये क्रेडिबिलिटी है HDFC ग्रुप की कि आप देखिए पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग वाली कंपनी, वन ऑफ द हाईएस्ट FIs होल्डिंग वाली कंपनियाँ, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, और ऐसे में इतना बड़ा मर्जर, इतना फास्ट होना, रेगुलेटरी अप्रूवल सारी समय पे आना है, समय से पहले आना, बिना किसी ऑब्जेक्शन के आना। टाइमलाइन मीट कर रहे हैं, उन्होंने बोला था जून तक इन्हें लग रहा है हो जाएगा। हाँ, और दीप ये कमाल होता है जो आप कई दशकों तक जब बिजनेस करते हैं और एक रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी बनाते हैं। एब्सोल्युटली। वो रेपुटेशन और आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसे वक्त पर काम आती है जब आप मेगा मर्जर करने जा रहे हो और मेगा मर्जर की मंजूरियाँ जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से चाहिए, जिस रेगुलेटर से चाहिए, आपको आसानी से इसीलिए मिलते हैं क्योंकि आपका वैसा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये है आपके लिए मेगा मर्जर HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का आपके सामने। तो बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है। 30 जून को यह आपके लिए हो जाएगा सारा का सारा मर्जर आपके सामने। और 1 जुलाई से 1 जुलाई से HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक ये दोनों ही एक कंपनी में बदलकर HDFC बैंक हो जाएंगे। याद रहे, नई कंपनी जो दोनों को मिलकर बनेगी, नहीं तो क्या मतलब जो कंपनी है वो HDFC बैंक ही है, लेकिन HDFC लिमिटेड अस्तित्व में नहीं रहेगा, वो HDFC बैंक में समा जाएगा, मर्जर हो जाएगा। सर ऐसा मर्जर है जिसकी वजह से कई सारे रूल्स को थोड़ा बदलना पड़ा, इन द सेंस कि इंडेक्स की रीबैलेंसिंग जो होती है, अगर कोई कंपोनेंट का मर्जर M&A होता है उसका इम्पैक्ट, MSCI को अपना वो बदलना पड़ा क्योंकि इतने बड़े दोनों MSCI कैंडिडेट्स हैं, दोनों इंडेक्स कैंडिडेट्स हैं, तो उसकी वजह से भी हमने देखा था थोड़े बदलाव वहाँ पर होने पड़े हुए थे। दीप, ये सारा कमाल है दीपक पारेख साहब का और उनके बोर्ड का, क्योंकि उस लेवल की थॉट प्रोसेस चाहिए इस तरह के मर्जर को सोचने के लिए भी। और एक प्राइवेट इवेंट में मेरी उनसे मुलाकात हो रही थी, बात हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही पूछा उनसे कि मैंने कहा सर मर्जर के पीछे क्या थॉट प्रोसेस क्या है, मतलब क्यों आपको लगता है कि क्यों आपको लगा कि ये मर्जर करना चाहिए जी। तो उन्होंने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही दीप, और वो हम सब के लिए सोचने वाली बात है, इसीलिए वो दीपक पारेख है। क्यों? उन्होंने मुझे बोला कि अनिल देखिए, हमारी इकोनॉमी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी होगी जी, बराबर है, आप हम सब जानते 3री भी हो जाएगी जी, भगवान ने चाहा तो 2री भी हो जाएगी जी। अगर हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अगर हम 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि दुनिया में कितने ऐसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें इंडियन कोई इंस्टीट्यूशन है? क्या हम दुनिया के टॉप
5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम हैं, टॉप 5 में हैं नहीं है, टॉप 10 में नहीं है। तो खाली हम 150 करोड़ 140 करोड़ कंज्यूमर है, इस वजह से हम इकोनॉमी बढ़ा है, वो अपनी जगह है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन भी तो इतने बड़े होने चाहिए, हमारी कंपनियां भी इतनी बड़ी होनी चाहिए। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो बोले कि ये अगर देश को हमको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो हमें वैसा एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहां हमारे बैंक भी इतने बड़े बैंक हो जो किसी भी दुनिया भर के बड़े से बड़े बैंक का मुकाबला कर सके। एग्जैक्टली। हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इतने बड़े हों, आज तो हम अपने यहाँ के लोगों को पैसा दें कि हम दुनिया भर के लोगों को जाकर पैसा दे पाएँ। हम इतनी साइज में बड़े हों कि हम दुनिया के टॉप 5 टॉप 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ सकें, हमारी देश की कंपनियां दुनिया के टॉप 5-10 कंपनियों में आ सके। वो कब होगा? वो होगा तभी तो हम रियल मायने में बहुत बड़े होंगे। ये होने की ज़रूरत है, हमने इस दिशा में सोचा है। ये उनकी कमाल की थॉट प्रोसेस है जो हम हमारे शायद दिमाग में भी ना है। एग्जैक्ट, तभी तो वो बिजनेस लीडर्स होते हैं। इसीलिए वो लीजेंड है, एक्चुअली लीजेंड है। सो ये ऐसे बड़े मर्जर्स आपके सामने अब हो रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन खबर आपके लिए आती हुई दिख रही बाजारों की। इस खबर से देखिए बाजार में रिएक्शन आ रहा है। नहीं है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों देखिए, बैंक निफ्टी और ऊपर 44,000, निफ्टी ऊपर उछल गया 18,800 और 44,000 आपकी स्क्रीन पर आते हुए, सेंचुरी मारते हुए हम निफ्टी पर और ट्रिपल सेंचुरी मारते हुए बैंक निफ्टी पर। कमाल का एक्शन आपको इस वक्त नजर आएगा, जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है। आइए इस बीच हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है, तो जरा एक बार राय ली जाए आशु सर से भी बाजार पर इस वक्त जिस तरह का मूड माहौल बदला है बड़ी खबर के बाद। आशु सर बताएं क्या व्यू है? अनिल जी, व्यू देखिए रेंज बाउंड व्यू था और रेंज बाउंड व्यू ही है। एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सा रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की है, अदरवाइज जो मेरा मानना था अनिल जी, ना 43,500 टूटेगा ना 44,000 के ऊपर का बैंक निफ्टी जाएगा। उसमें सिर्फ एक चेंज आया है, तो एचडीएफसी बैंक की मूवमेंट आई है। अब ये भी देखनी पड़ेगी अनिल जी कि कहां तक आती है, क्योंकि इसके चलते जो सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ है तो एकदम ये स्पर्ट आया है। बट अदरवाइज अनिल जी ब्रॉड रेंज, तो वो जो कॉल पुट बेचने का महीना मतलब ये वीक था और उसी में है, और रेशियो स्प्रेड्स काम कर गए हैं अनिल जी। बैंक निफ्टी के रेशियो स्प्रेड में जैकपॉट लग गया है, निफ्टी के रेशियो स्प्रेड में जैकपॉट लग गया है 700-850 में। और अभी भी अनिल जी रेंज का व्यू है विद पॉजिटिव बायस पॉजिटिव है, और सेम व्यू 43,500 भी नहीं टूटेगा और 44,000 के ऊपर भी अनिल जी बहुत ज्यादा नहीं लगता। ये जो अभी 200-250 पॉइंट की मूव आई है, एक तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की पॉजिटिव न्यूज, तो अनिल जी यहां तक तो ले आई। अब इसके ऊपर ये लेके जाएगी, थोड़ा देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अनिल जी बहुत अच्छा मौका है कि इस बार जिन्होंने जो स्प्रेड बनाए हैं प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर अनिल जी देखिए तो मतलब कल की एक्सपायरी तक के लिए ये व्यू, कल तक की एक्सपायरी तक के लिए कि बाकी स्टॉक्स में अभी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, कि सारी गेम कुछ 1-2 स्टॉक्स की वजह से हुआ है, जिसको हमें बिल्कुल यूज करना चाहिए और उसी रेंज का फायदा उठाना चाहिए। रेंज अभी भी वही अनिल जी 700, 850, 650, 850, जिसकी वजह से दोनों स्प्रेड बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अनिल जी हमने एचडीएफसी बैंक लेने की भी कॉल दी थी, आज फिन निफ्टी की भी दी थी, लेकिन वो आधे घंटे में इतनी मूव हो गई कि अब उसका बात करने का कोई लॉजिक या फायदा नहीं है। बट अदरवाइज अनिल जी गेम एचडीएफसी बैंक की है इस वक्त। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी बैंक, दोनों पर रखिए नजर, दोनों पर बड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। खबर और भी आ रही है, एचडीएफसी लिमिटेड 13 जुलाई से इसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। इसको जरा बिग स्क्रीन पर लेकर आइए। 13 जुलाई से एचडीएफसी लिमिटेड की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, तो ये भी अब आपको अगला डेवलपमेंट आ गया है। 1 जुलाई से मर्जर प्रभावी होगा, यानी कि बाजार के हर महीने से आप मंडे 3 जुलाई से इस मर्जर को प्रभावी मांगने, और फिर 13 जुलाई से एचडीएफसी लिमिटेड में भी जो ट्रेडिंग है वो बंद हो जाएगी, तो उसका भी अब आप ध्यान रखिए। ये बड़ा डेवलपमेंट आपके लिए आते हुए दिख रहा है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर को लेकर। और जैसा हम बात कर रहे थे, एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है। मर्जर के बाद जब सिर्फ एचडीएफसी बैंक रहेगा तो उसमें 100% जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग होगी। ये भी बड़ी बात है जो आपको जाननी चाहिए। एचडीएफसी के शेयर होल्डर्स का करीब 41% हिस्सा होगा इस कंबाइंड एंटिटी एचडीएफसी बैंक में। आपको पुराना शेयर स्वैप रेशो भी मैं आपको बता दूं, एचडीएफसी लिमिटेड के हर 25 शेयर के लिए एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर दिए जा रहे हैं। और जितनी भी एचडीएफसी लिमिटेड की फिलहाल सब्सिडरीज हैं वो अब एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरीज हो जाएंगी। शशि जगदीशन साहब जो एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं वो कंबाइंड एंटिटी के सीईओ बने रहेंगे। ये भी आपके लिए खबर है। तो 13 जुलाई से ट्रेडिंग बंद हो जाएगी एचडीएफसी लिमिटेड में, ये भी आप ध्यान रखिए। आइए कॉल्स भी लेते हैं, कुछ आ रही हैं थिक एंड फास्ट क्योंकि बाजार रिएक्ट भी कर रहे हैं। पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब, गुड आफ्टरनून सर।
गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। HDFC बैंक ही मेरा स्टॉक है, 1660 के पार निकला है। मुझे लगता है ये अभी 1700 तक ये मूव में जाना चाहिए। यहाँ पर ले ले 5-7 रुपए की बाइंग रेंज रखे। 1645 का स्टॉप लॉस होगा, एक लगभग 1.25% का रिस्क होगा। मुझे लगता है 1700-1710 तक के लेवल्स आपको कल ही देखने को मिलने चाहिए। 1700-1710 के लेवल्स के लिए खरीदारी करिए HDFC बैंक। ये है वागले साहब की राय। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु बाय का स्टॉक रडार पे आया। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम है। 44,000 का लेवल जैसे ही टूटेगा बैंक निफ्टी के अंदर तो बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ बनेगा। इसके लिए एक बैंकिंग स्टॉक्स अभी रडार पे आ रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 969.10। स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस के अंदर मोमेंटम बन रहा है। आज एक अच्छा रिबाउंड मिला है, कल भी लोअर लेवल से रिबाउंड था। आज स्टॉक ने पिछले 2 दिनों के हाई ब्रेक कर दिए। मेरे को लग रहा है कि एक्सिस बैंक के अंदर यहां से एक मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 959 ये नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करना है 969 के आसपास। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 979 का बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा 989 का बनेगा। तो एक्सिस बैंक में खरीदारी करें 959 के स्टॉप लॉस से 979 और 989 के टारगेट्स के लिए। 979, 989 दो टारगेट खरीदें आप एक्सिस बैंक को। ये राय आपके लिए आती है। बैंकिंग शेयरों में एक्शन है भरपूर, यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे आपको। 959 का लगाना है स्टॉप लॉस, 969 पे खरीदना है। ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए HDFC और HDFC लिमिटेड के मर्जर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेटा है और डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वरुण हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए सारी की सारी डिटेल्स। वरुण बताएं। तो डेफिनेटली अनिल जी, फाइनली इस मेगा मर्जर की जो डेट है वो सामने निकल के आ गई। मुझे याद है पिछले साल अप्रैल में जब ये पहले बार अनाउंसमेंट आया था तब कहा गया था कि FY24 के दूसरे या तीसरे तिमाही में ये जो मर्जर है वो पूरा हो जाएगा। और देखिए दूसरे तिमाही में इन्होंने फाइनली इस मर्जर को पूरा कर दिया है। कुछ देर पहले दीप स्वैप रेशियो भी बता रहे थे कि HDFC लिमिटेड के हर 25 शेयर के लिए HDFC बैंक के 42 शेयर जो है वो दिए जाएंगे। इस मर्जर के बाद HDFC बैंक में HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स का करीब 41% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो रहने वाली है। सिनर्जेटिक बेनिफिट्स तो आपको पता ही है कि काफ़ी सारे हैं कि हाउसिंग प्रोडक्ट्स जो है वो HDFC के हैं, वो HDFC बैंक अब बेच पाएगा। और खासकर इसको इसके लिए भी किया गया था कि जो ओवरऑल फंडिंग कॉस्ट है HDFC की वो काफ़ी हद तक कम देखने आपको मिलेगी, क्योंकि HDFC बैंक जो है या फिर बैंकिंग सिस्टम जो है इनके पास काफ़ी ईजी और लोअर रेट पे फंडिंग उपलब्ध रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी सुधार होगा। जहाँ तक नई एंटिटी की बात है तो बैलेंस शीट का साइज जो है इसका करीब करीब 18 लाख करोड़ के आसपास जो है वो रह सकता है। सालाना मुनाफा जो है करीब 50,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का रहने वाला है। यानी कि देश की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी जो है ऑलरेडी है ये ग्रुप जो है, लेकिन ये कंपनी बन सकती है। नेटवर्क जो है 3,30,000 करोड़ के ऊपर आ सकता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करीब करीब 19-20% के आसपास रहने का अनुमान है, जो एस्टिमेट्स में बता रहा हूँ, जो कि काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने लगाया था। जो लोन बुक होगी उसमें मॉर्गेज 33% के आसपास, कमर्शियल और रूरल बैंकिंग 24-25%, रिटेल जो है करीब 20 से 22%, कॉर्पोरेट में 19% के आसपास की जो ओवरऑल लोन बुक है वो आपको देखने मिल सकती है। EPS जो पहले अनुमान लगाया था करीब 65 के आसपास, तो 65 से 70 के आसपास का EPS रह सकता है। और जो बुक वैल्यू है वो करीब करीब 450 रुपये के आसपास इस कंबाइंड एंटिटी की निकल के आ सकती है। तो इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ा बैंक वैसे भी था लेकिन अब सबसे बड़ी देश की एंटिटी जो है वो ये बनने जा रही है। 18 लाख करोड़ के आसपास का बैलेंस शीट साइज जो है वो इस कंबाइंड एंटिटी का रहने वाला है। 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना मुनाफा। और मार्केट कैप के लिहाज से अनिल जी, मार्केट कैप के लिहाज से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी देख लेंगे इसमें 41% के आसपास की हिस्सेदारी इनकी आएगी। रिलायंस TCS के बाद HDFC बैंक का था। हाँ, तीसरी के आसपास रहेगी। तीसरे नंबर पे तो होगी हो सकता है। तो होगी। हाँ, तो दोनों का हो सकता है कि मिलाकर आगे भी निकल जाए। TCS से बढ़कर भी हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। TCS से बढ़ के होगा लेकिन शायद रिलायंस से कम होगा। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल में रिलायंस बट मुनाफा 50,000 करोड़ के आसपास रहने वाला। मुनाफा तो पिछले साल SBI ने कमाया 50,000 करोड़ का मुनाफा ऑलमोस्ट। हाँ, 13-14 करोड़ के आसपास पर क्वार्टर का रन रेट है उनका। ये खास बात है कि 50,000 करोड़ का मुनाफा कमाने वाले बैंक्स बन रहे हैं हमारे पास में, राइट। 50,000 बिल्कुल 6 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर आ रहे हैं। ये पैसा वाला ये ताकत है इन इंस्टीट्यूशंस की, इन ऑर्गेनाइजेशन की। 50,000 करोड़ का साल दर साल मुनाफा होना
किसी भी लिहाज से छोटा नहीं होता, बहुत बड़ी चीज़। इसमें अनिल जी एक बात और है कि आगे चल के जब आपके MSCI या बाकी सब रीबैलेंसिंग होगी तो आपको पता है जब मर्जर हुआ था तो कहा जा रहा था कि काफ़ी सारी स्पेस जो है वो शायद छूट सकती है FIS का पैसा लगाने की। अब वो देखना होगा कि 13 जून के बाद जब ये नई HDFC बैंक सामने आएगा तब कितने म्यूचुअल फंड या MSCI इसमें और पैसा डालते हैं। 66 से 68% कंबाइंड FI होल्डिंग। हाँ कंबाइंड तो वो जो गैप है बड़ा गैप था। तो लेट्स सी वो कितना निकल के आता है। मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद आपको MSCI की रिपोर्ट देखने मिल जाएगी कि हम या इतना गैप निकलता है और ये नहीं, उसका इंतजार होगा। नहीं चाहिए बिल्कुल। दूसरी चीज़ अनिल जी जो हो रही है इंटरेस्टिंग, क्योंकि मर्जर अब प्रभावी होने जा रहा है, यानी कि 2 कंपनी एक हो जाएंगी, तो निफ्टी में एक इंक्लूजन की जगह बन जाएगी। हाँ, एक और कंपनी आनी चाहिए निफ्टी में। और वो स्टॉक रिएक्ट कर रहा है जो बाजार को लग रहा है आ सकता है। रिपोर्ट पहले हमने इस पर हाईलाइट करी थी। करेक्ट। LTI माइंट्री एस्टिमेट था कि ये शायद आ सकता है, हमें मालूम नहीं है, ये बाजार में स्पेकुलेशन चल रहा था कि ये हो सकता है, बट उस स्टॉक पर भी आपको अब रिएक्शन आते हुए दिख रहा है, क्योंकि स्पेकुलेशन ये है कि जब निफ्टी में जगह बनेगी तो शायद ये इंक्लूड हो सकता है, इसलिए आप इस पर भी रिएक्शन दे रहे हैं। ये स्पेकुलेशन है, रिपोर्ट्स ने ये सजेस्ट किया है, बट ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन जब एक्सचेंज का आएगा तो हमें देखना पड़ेगा, बट बाजार में उसका भी एक्शन अभी आपको आते हुए दिख रहा है। तो मूव आ रही है और स्टॉक्स में अच्छा एक्शन भी देखो आगे एक्शन मजा है एकदम। हाँ, इनकी भी चल पड़ी है बहुत ही आगे, इनका मौका मिल गया है। आएगा ना भाई, देखो सीधी सी बात है दीप की, मौका मिला, अब इनको फ्लोज आएंगे जी। निफ्टी में आते तो पैसिव फंड्स जो हैं बड़ा खरीदेंगे, बिल्कुल आएंगे, सारे ETF फ्लोज भी आएंगे। आइए स्ट्रैटेजी लेते हैं, 2:30 बज चुके हैं, बाजार भी फुल फॉर्म में है। अनिल जी की स्ट्रैटेजी। चलिए, वैसे भी बढ़िया फॉर्म में थे, मर्जर से और अच्छे फॉर्म में आगे बाजार। सर 18,800 के करीब आ रहा है निफ्टी, 90 पॉइंट ऊपर है, 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है, आधा % ऊपर आपको मिड कैप स्मॉल कैप दिख रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स कुछ खास नहीं कर रहे हैं सर, हल्की बढ़त आपको डाउ फ्यूचर्स पर दिख रही है, थोड़ी बेटर बढ़त नास्डैक फ्यूचर्स इस समय दिख रही है, S&P 500 फ्यूचर्स भी आपको ठीक ठाक कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा एक्शन अच्छा है फ्यूचर्स का। यूरोप के बाजार भी ठीक ठाक हैं, एशिया मिला जुला था, चीन और हांगकांग में बड़ी तेजी थी, बाकी एशिया के बाजारों ने आज कुछ खास नहीं करा है। कच्चा तेल थोड़ा ऊपर है, रुपया 2 पैसे मजबूत है, क्या करना है सर इस समय? दीप, व्यू तेजी का है, लेकिन तेजी इस लेवल पर नहीं करना है, अब नहीं करना है। हाँ, गिरावट पे करना है। देखिए अभी तक अपना व्यू सिंपल है, 18,700 के नीचे लेना है, 18,800 के ऊपर देना है। ओके, हाँ, तो 700 से 650 600 की रेंज में जहाँ भी मिले वहाँ खरीदना है। 800 से 850 875 जहाँ भी रेंज मिले अभी तो एग्जैक्टली 800 से ही घुमा है, 800 से घुमा है, बिल्कुल सही घुमा है, परफेक्ट है, मार्केट गलत नहीं कर रही है। HDFC बैंक का मर्जर होना बड़ी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि जो किसी को नहीं पता था पहले, 18 महीने से पता होना है, सबको मालूम है होना है। और एक आदमी बता दो जिसको डाउट हो कि नहीं होगा, नहीं, किसी को नहीं था, सबको पता था। भले कोई दोनों को शॉर्ट भी करता होगा, उसको भी पता कि मर्जर तो होगा, है ना, पता था। तो एक्सपेक्टेड लाइन पे है। अब मेरे लिए 2 ऑप्शन है, खरीदना है, या तो मैं टुकड़े टुकड़े में खरीदूं, नीचे आने दो, 18,800 पे तो नहीं लूंगा, या दूसरा तरीका 18,900 पे लूंगा, पार होने दो, रेंज तोड़ने दो। रेंज तोड़ेगा तो कौन सा 25-50 पॉइंट से तोड़ेगा, तोड़ेगा तो 200-500 पॉइंट से तोड़ेगा, तब हम या तो 18,900 के ऊपर लेंगे, नहीं तो हम वापस नीचे आने दो, 18,700 के आसपास, वहां से खरीदारी शुरू करेंगे। आज ना आए कल आए, हो सकता है जो आज ट्रेंड बना है, जो कल का बना है, उसको देखते हुए कल की वीकली एक्सपायरी के पहले बाजार मजबूती रहेगा, बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। अच्छा, वो संभावना पूरी 6 दिन US घटा है, हो सकता है थोड़ा बहुत US आज रिकवर कर जाए, तो कल आप वापस से 18,850 875 के आसपास देख सकते हैं। तो लेकिन अपने उस रेंज में प्रॉफिट बुक करना है, फ्रेश खरीदारी हम 18,900 के ऊपर करेंगे, 18,900 या 18,700 और उसके आसपास, उसके नीचे। ओके, क्लियर है। सो यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, थोड़ी बहुत अगर आपने सही लेवल पे एंट्री की है, कल की है, आज की है, प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे का इंतजार कीजिए। सिमिलरली 44,000 के आसपास अपनी बहुत क्रिस्टल क्लियर आए, प्रॉफिट बुक करना है, फ्रेश खरीदारी 44,100 के ऊपर आप बंद करा दो, आज हम खरीद के जाएंगे। अच्छा, हाँ, 44,100 के ऊपर बंद नहीं होगा तब तक नया नहीं लेना। गॉट इट। अब वापस आने दीजिए 43,800 43,700 की रेंज में, वहाँ खरीदेंगे, अभी नहीं। सो बहुत क्लियर है स्ट्रेटेजी, ऊपर में लेना नहीं है, अच्छी न्यूज़ है इसलिए भाव ऊपर है और वही प्रॉफिट बुक करना है, खराब न्यूज़ है इसलिए भाव नीचे वहीं खरीदना है। सो वो रेंज वाला मामला जो अभी भी है, डेटा बता रहे हैं। अब मैं आपको डेटा पे आ जाऊँ कमेंट्री देने के बाद। जी सर, 18,700 इसके नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये कॉन्फिडेंस रखिए। 2.25 करोड़ शेयर वहाँ पर, 1,65,00,000 शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 18,800 इसके ऊपर बंद होने में भी आएगी मुश्किल, क्योंकि 1,60,00,000 शेयर वहाँ पर भी लगभग बराबरी का मामला है। सो 18,800 18,700 के बीच में कहीं बंद होना है, और बंद होने के लिए जो बढ़िया जगह है वो 18,750 के आसपास है, जहाँ पर 75 लाख शेयर पुट में है, 1 करोड़ शेयर कॉल्स में है। तो आप 18,750 के आसपास
कहीं ना कहीं बंद होने की कोशिश करेंगे। 750 से 800 की रेंज में ये डेटा दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी 43,700 के नीचे बंद नहीं होंगे, ये कॉन्फिडेंस रखिए। और फिलहाल जो संकेत है ऐसा लग रहा है 44,000 के ऊपर भी शायद आप बंद ना हो, लेकिन फिर भी अगर 44,100 के ऊपर बंद होने के संकेत आए तो आप शॉर्ट काट के लॉन्ग करके जाइएगा। क्योंकि देखिए रिकवरी के करेक्शन पूरा होने का पहला संकेत मिड कैप, दूसरा संकेत बैंक निफ्टी या बैंकिंग शेयर, और तीसरा संकेत ब्रॉडर मार्केट से आएगा। तो आपने उसी प्रोसेस में चलना है, ठीक है। तो 44,100 पे नजर रखनी है। अगर 44,100 के ऊपर बंद होगा तो हम बोलेंगे भाई हमने रेंज के ऊपरी सिरे पे जो बेचने का डिसीजन था हमने गलत ले लिया। 3-4 बार 5 बार सही पड़ा, लेकिन एक बार कभी तो गलत होता है, अब काट लेना है। जब तक नहीं होता है तब तक अभी तो ज़्यादा चांस ये है कि आप 44,100 को पार नहीं करेंगे, इसलिए 44,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है। 43,700 43,800 आए तो फिर से ले लेना है। क्लियर, बहुत क्रिस्टल क्लियर, अच्छे डेटा है। गर्मी में आपको प्रॉफिट बुक करना है, बिल्कुल, और कमजोरी दिखे तब लेना है। आराम से इस ट्रेंड के साथ चलिए। मौका तो वैसे आता है सर, बिल्कुल। चलिए मौके का फायदा उठाइए, ऊपर की तरफ शॉर्ट भी करिए, प्रॉफिट बुक भी करिए, नीचे पे खरीदिए भी, और रेजिस्टेंस जब तक क्रॉस ना करे तब तक बाजार ऐसे ही रहेगा। आइए आशु सर भी, हाँ आशु सर भी व्यू लेते हैं। जी सर बताएं आशु सर, बिगोल बजाऊं आपके लिए? नहीं, मैं अनिल जी को सुन रहा था, दीपांशु, तो मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी बात लगी जो उन्होंने बोला कि हम उस लेवल को पार करने के बाद ही लेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इस यूफोरिया स्पाइरल में भागो पकड़ो, जैसे एचडीएफसी बैंक में हुआ, उसकी वजह से कोई इंडेक्स ले लेता है, कोई बाकी चीजें ले लेता है, कोई और स्टॉक ले लेता है। बट अभी भी हमारे को रेंज रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो अनिल जी ने अभी डेटा में ही बोला, तो मैं बिल्कुल वो एंडोर्स कर रहा था। अभी भी हमने अनिल जी देखिए, इस सब की ना तैयारी पहले करनी पड़ती है, बाद में तो आपको सबको जो आपने बोला बिल्कुल पता तो सबको ही था, पर हमने जितने स्प्रेड बनाए अनिल जी उसी रेंज को रिस्पेक्ट करके बनाए, और 2 दिन में वो सारे के सारे फ्रूटफुल हो रहे हैं। तो मैंने भी अभी सब क्लाइंट्स को कहा दिस इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट। दोबारा बना लेंगे एक बार सारी चीजों में जो प्रॉफिट बुक करो, चाहे वो निफ्टी का स्प्रेड था, बैंक निफ्टी का स्प्रेड था, या जो बाकी भी थे। सो आई थिंक बिल्कुल ऐसे लग रहा था जो हमने अभी क्लाइंट से बोला अनिल जी, आपकी कमेंट्री में वो काफी 90% शेड्स वही नजर आए। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। क्लाइंट बना लो सर आप मुझे अपना। अनिल जी मैं तो बहुत पहले से प्रपोज कर चुका हूँ, एक बार आप अपना फंड दे दीजिए, फिर देखिए ऑप्शन में रिटर्न कैसे आती है। ऐसा अपने म्यूचुअल फंड एक्चुअली उसका रीजन भी है, कई बार लोग पूछते भी है और जानने की कोशिश भी करते हैं, मानते भी होंगे अपने आप कि हम तो बहुत ट्रेड करते होंगे। आप लोगों को तो सब पहले पता होता है, आकाशवाणी आती पहले पता होता है, मार्केट पहली चीज तो ये कि गलतफहमी निकाल दो कि हमें सब पहले पता होता है। करेक्ट। हमें कुछ पता नहीं होता पहले, हम भी उतना ही अंदाज लगाते हैं जितना आप लगाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दिन रात ये काम करते तो थोड़ा सा आपसे बेहतर अंदाज हो जाता है, और लगाने के पीछे हमारे लॉजिक थोड़े सॉलिड होते हैं। डेटा रीडिंग लॉजिक थोड़े सॉलिड होते हैं। बाकी जितनी नॉलेज किसी और की हो सकती है उतनी हमारी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई बार लोग ये बोलते हैं कि आप कभी तनाव में नहीं रहते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे, तो उसकी रीज़न यही है कि हमारा कोई लेन देना नहीं है, ऊपर जाए नीचे जाए मिनट टू मिनट मूवमेंट में। और यही अगर आपका कोई भी ट्रेड होगा या आपने कोई रिकमेंडेशन इस तरह की हुई है जहाँ पर आपका स्टेक है, तो वहाँ आप बायस हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आई जाएंगे, आते ही हैं, और गलत नहीं है, इंसान है तो इमोशंस आएंगी ना। सो वो एक रीज़न है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अनबायस रहने के लिए, अनबायस ओपिनियन देने के लिए, अनबायस एनालिसिस करने के लिए आप न्यूट्रल रहें। इसलिए मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। राइट। मेरे लिए सबसे बढ़िया मार्केट दीप ऊपर जाने वाला या नीचे जाने वाला नहीं है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, मेरे लिए सबसे बढ़िया मार्केट वो है जो हम सोचें, जो लेवल्स हम देखें, जो डायरेक्शन हम देखें, उसके हिसाब से चले, वो मार्केट सबसे ज्यादा बढ़िया मजा आता है। बिल्कुल है ना। अगर आपने मार्केट का डायरेक्शन और लेवल सही पकड़ा है और उसी हिसाब से ट्रेड हुआ है मार्केट में, तो उससे बढ़िया मार्केट क्या होगा। करेक्ट सर। अगर आप कमाना जानते हैं तो तेजी मंदी दोनों में कमा सकते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट वो है जो जैसा वो सोचे उस डायरेक्शन पे चले, जैसा वो सोचे उन लेवल्स को रेस्पेक्ट करे, जहाँ रुकना चाहिए वहाँ रुके, जहाँ सपोर्ट पे है वहाँ रुके, जहाँ रुकावट का ऊपर का लेवल है वहाँ प्रॉफिट बुकिंग है, वो मार्केट सबसे बढ़िया है। इसलिए तो आशीष जी आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बढ़िया सर, म्यूचुअल फंड से आराम से स्ट्रेस फ्री वाले काम है और कहीं कोई इशू नहीं, बढ़िया बन जाते हैं भगवान के। जी जी सर। अनिल जी बिल्कुल आपने ये चीज बोली, और अनिल जी जैसे मेरे को देख के, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ तो नॉर्थ में, और जिस तरह का मतलब हाव भाव है, सबको लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं ड्रिंक नहीं करता। ऐसी अनिल जी जब वो क्लाइंट से मिलते हैं तो मानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप ट्रेडिंग नहीं करते। तो अनिल जी बिल्कुल हमें ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, और इन्वेस्टिंग में अनिल जी थोड़ा माइंडसेट मतलब हाथ खिंचा हुआ है, आपको मालूम ही है कि मतलब बहुत लॉन्ग टर्म बिलीव कम है।
तो अनिल जी मुझे भी ये जो डिस्पैशनेट व्यूज है ना इसीलिए आ पाते हैं कि कोई मार्केट अनिल जी 1000 पॉइंट भी घट जाए तो अपने को चिंता नहीं होती। यस अनिल जी, अगर क्लाइंट्स की कोई पोजीशन और उनको नुकसान हो रहा है वो दुख बहुत ज्यादा होता है, वो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अनिल जी उनको भी इसलिए गाइड कर पाते हैं क्योंकि टोटली डिस्पैशनेट व्यूज होते हैं। कोई विशफुल थिंकिंग नहीं होती कि नहीं ठीक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। अनिल जी बिल्कुल जो व्यू जिस तरह से दिखता है वही करना चाहिए। तो मतलब आपको भी अनिल जी क्रेडिबल अप्रिसिएशन है। बिल्कुल, एक दो बार मैंने डिनर किया हुआ है आशु जी के साथ में जी। आशु जी ड्रिंक करते ही नहीं, इसलिए डिनर के बाद भी वैसे ही रहते हैं। बंसल जी के साथ में करो तो थोड़े अलग अलग चीज़ें भी मिल जाती है, कुछ बढ़िया माल मसाला भी मिलता है। आशु जी के साथ ऐसा कोई गॉसिप मिलता नहीं है, फायदा नहीं है डिनर करके कोई फायदा नहीं है। हम तो वैसे ही गॉसिप इतना दे देते हैं। आइए चलिए बढ़ते आगे, वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, दो स्टॉक्स हैं कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह है। बताएं सर। पहला अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है HBL पावर, जो अभी 154 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 170 रुपए के और स्टॉप लॉस रखना 149 का। ये जो स्टॉक है आजकल फोकस में है, ये एक्चुअली इसलिए फोकस में है बिकॉज रेलवेज को कैटर करता है और रेलवेज में भी जो ट्रेन सेफ्टी की जो इक्विपमेंट्स है, जिसमें ये ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम बनाते हैं, जो कि कवच करके जो हम आजकल सुर्खियों में है, तो वो ये बनाते हैं। और आज जब मैं बात कर रहा हूं तो इस कंपनी को ईस्टर्न रेलवे से 220 करोड़ का कवच सिस्टम्स के लिए ऑर्डर मिला है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये जो एक अनफॉर्चुनेट एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में, उसके बाद से ट्रेन सेफ्टी के ऊपर फोकस है। और इस स्टॉक को मैंने 6 जून को वो एक्सीडेंट के बाद भी 127 के लेवल पे रिकमेंड किया था, आज 155 पे वापस कर रहा हूँ। बहुत ही दमदार कंपनी है और रेलवेज के अलावा डिफेंस को भी कैटर करती है, बैटरीज बनाती है सबमरीन्स के लिए, टॉर्पेडोज, मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट, इन सब सेगमेंट के लिए बैटरीज बनाती है। और ये निकल कैडमियम बैटरीज की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है, 80 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है और करीबन 18% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है। बाकी मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करेगी। हालांकि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी तेजी हुई है, बट मुझे लगता है रेलवेज प्लस विद इन रेलवेज ये जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स बनाती है, तो उसका एक बड़ा फोकस सरकार का भी रहेगा उस सेगमेंट में। और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है, 96% का पैट का कैगर है पिछले 3 साल का। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टॉक हैज ऑलरेडी रन अप, बट मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छे अपसाइड आएंगे। 170 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह विद स्टॉप लॉस ऑफ 149 के। तो ये है आपके लिए पहला स्टॉक HBL पावर। दूसरा सर? दूसरा स्टॉक अनिल जी आज है संघवी मूवर्स, जो अभी 472 के लेवल्स पे है, शॉर्ट टर्म टारगेट है 495, स्टॉप लॉस है 465 का। ये कंपनी हाइड्रोलिक और क्रॉलर क्रेन्स बनाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कैटर करने में काम आता है और भारत की सबसे बड़ी क्रेन हायरिंग कंपनी है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी क्रेन हायरिंग कंपनी है। कंपनी की खुद की फ्लीट है, अराउंड 387 क्रेन्स ओन करती है कंपनी, 45% मार्केट शेयर है इस सेगमेंट में। जबरदस्त ऑर्डर बुक है और क्लाइंट लिस्ट भी बहुत ही जबरदस्त है। अडानी, फिर BHEL, JSW स्टील, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, दिलीप बिल्डकॉन, अंबुजा सीमेंट, ये सब इनके क्लाइंट लिस्ट में आते हैं। मार्च तिमाही भी बहुत दमदार थी, पैट था 33 करोड़ का, जो पिछले साल मार्च तिमाही में 18 करोड़ का पैट था। डेट इक्विटी रेशियो भी बहुत ही कंफर्टेबल 0.19 का डेट इक्विटी रेशियो है और कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से भी कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 495, स्टॉप लॉस ऑफ 465। 465 का स्टॉप लॉस, 495 का टारगेट। सेठी साहब भी है सांघवी मूवर से चेक करो, स्पेलिंग सिंघवी तो नहीं है? SI होगा क्या? सांघवी है। बराबर किया रिसर्च आपने? बिल्कुल। ओह सो सैड। ओके चलो, सेठी साहब एडजस्ट करने को तैयार नहीं है एक लेटर के लिए, एक ही जगह आई लगाने को तैयार नहीं। तो सांघवी मूवर्स ये है वो स्टॉक जहाँ सेठी साहब की खरीदारी करने का। धन्यवाद सर ये 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए बढ़ते आगे और वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। सर अनिल जी, एक हाई मोमेंटम स्टॉक मेरे रडार पर आया है LTIM,
एक ब्रेकआउट की कगार पर है, 5120-22 के आसपास है। मुझे लगता है यहाँ से ये 150 रुपए की मूव अप मूव दे सकता है। मेरा 5300 5310 का टारगेट है। 150 रुपए से भी ऊपर की मूव मुझे आज और कल में दिखती है। आपका स्टॉप लॉस 5060 का होना चाहिए, टारगेट 5300 5310, टाइम फ्रेम आज और कल। ओके तो ये है आपके लिए LTI माइंडट्री, जहाँ पर बाजार में स्पेकुलेशन चल रहा है कि अगर HDFC बैंक मर्जर के बाद निफ्टी में जो जगह बनेगी वो शायद ये काउंटर आ सकता है, ऐसा बाजार में माना जा रहा है इस समय। आइए मेहुल जी के पास चलते हैं, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु जी। देखिए मेरा भी काउंटर जो था वो LTIM ही था। एक्चुअली 5200 का जो कॉल है वो तकरीबन 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसको बाइंग की सलाह रहेगी। इसका स्टॉप लॉस हमें रखना है 5 रुपए का और अपसाइड टारगेट 50 रुपए का। सो 50 to 100 का कॉल ऑप्शन कल की एक्सपायरी का लेके जाना है। कितने में मिल रहा है सर अभी? 20। ओके तो 20 रुपए में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, 50 का टारगेट, 5 का स्टॉप लॉस। आई थिंक हिमांशु जी की तरफ से भी एक कॉल है इस समय, एक हिमांशु जी के लिए भी बिगुल। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। कोलपाल में BTST करके चलने की सलाह रहेगी। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है और एक बड़े चार्ट्स पर भी ऑन द सेम टाइम एक ब्रेकआउट यहाँ पर इमिनेंट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। स्पॉट के लेवल 1690 रुपए के आसपास हैं, यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1680 रुपए के 1678 रुपए के नीचे का। अपसाइड में 1725 और 1740 रुपए के ये दो टारगेट्स मेरा ऐसा मानना है कि 1 से 2 दिनों में कोलपाल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, कोलगेट पामोलिव यानी कि कोलपाल, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। ओके, आइए बढ़ते आगे। और विजय चोपड़ा साहब एनोक वेंचर से हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। चोपड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले राय HDFC ग्रुप पर ही लेना चाहता हूं। खबर आपने देखी होगी कि 1 जुलाई से मर्जर हो जाएगा लागू, सब कुछ हो चुका है कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। अब क्या खरीदेंगे अगर आपको निवेश करना है HDFC ग्रुप के स्टॉक्स में, तो कौन सा आपको पसंद है? अनिल जी, मुझे लगता है कि जो इम्पैक्ट था जब मर्जर अनाउंस हुआ था वो तो हो चुका है। उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिली और मेरा ये मानना है कि HDFC बैंक जो है वो अभी भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अच्छा रिजल्ट देता आया है और मैं वाकई बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अच्छी बैलेंस शीट्स का। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी HDFC बैंक बहुत अच्छा लगता है और गिरावट में कहीं पर भी आपको मिलता है ये 1550, 1590, 1600 के आसपास भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बाय है। तो मेरा इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट करीब 2100 रुपये का है। तो जब भी गिरावट हो उसमें आप निश्चित रूप से HDFC बैंक को खरीदें। और HDFC समूह में एक और स्टॉक है HDFC लाइफ, जो मैं पहले भी बोलता आया हूँ, काफ़ी निचले लेवल से अब तो ऊपर आ गया है। तो HDFC लाइफ भी मुझे लगता है यहाँ से करीब 700 तक जाने का दमखम रखता है। तो HDFC बैंक, HDFC लाइफ और HDFC AMC भी, जिसमें बहुत कंसोलिडेशन हम देख चुके हैं। तो HDFC AMC भी मैंने आई थिंक पिछले वीक ही बोला था कि 3000 के भाव का दावेदार है। तो HDFC AMC भी अच्छा लगता है विद अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। ये है आपके लिए HDFC ग्रुप के शेयरों पर चोपड़ा साहब की राय। आइए, लेकिन बकरीद की छुट्टी में बदलाव से धड़ाधड़ एक्शन शुरू हुआ है। कहाँ पर? ऑप्शन मार्केट में। जहाँ गुरुवार को होने वाली थी एक्सपायरी, अब होगी बुधवार को, एक दिन पहले। तो क्या कुछ एक्शन हुआ है, कहाँ एक्शन हुआ है, जरा आप बताने के लिए आशीष है हमारे साथ इस वक्त। आशीष, फुल एक्शन, बड़ा जबरदस्त एक्शन देखने को मिला और बड़ी तेजी से एक्शन देखने को मिला। टक 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 टक। हाँ, 11:43 को खबर आई कि छुट्टी में जो है बदलाव देखने को मिले। उससे पहले जो ट्रेडर्स का मन था कि भाई 2 दिन है हमारे पास, अब सडनली एक ही दिन बचा है, तो ऑप्शंस में गतिविधि काफी तेज होगी। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो वो टाइम पे 43,700 से लेकर 43,800 बैंक निफ्टी का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर बड़ी तेजी से अनवाइंडिंग होने लगी पोजीशंस। और फर्दर अगर आप देखें तो जो कॉल साइड है यहाँ पर 44,000 की तरफ जो है पुट में और एडिशन यहाँ पर आपको कॉल राइटिंग में देखने को मिला। 44,500 में भी आपको काफी राइटिंग देखने को मिली। लेकिन सर कैसा होता है ना कि मैं बात कर रहा था टीना गड़ोदिया कॉन्सेप्ट से, तो मुझे बता रही थी विद डेटा कि कैसे ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो बताते हैं कि
आमतौर पर बुधवार को जब एक्सपायरी होती है उससे एक दिन पहले 2:30 बजे के करीब शॉर्ट स्ट्रैडल जो है वो इनिशिएट करते हैं, जहां पर आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एक साथ बेचते हैं। लेकिन क्योंकि अब एकदम सडनली सरप्राइज मिल गया तो वहां पर भी अगर आप देखें तो बड़ी तेजी से इस स्ट्रैटेजी में काम देखने को मिला। जो प्रीमियम था यहाँ पर, जो शॉर्ट स्ट्रैडल था, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो निफ्टी में 18,750 की शॉर्ट स्ट्रैडल और निफ्टी बैंक में 43,800 की शॉर्ट स्ट्रैडल। जैसे ही खबर आई तुरंत निफ्टी में करीब बड़ी आसानी से आपको 8-9 अंक मिल गए। बैंक निफ्टी में भी देखें तो 10-15 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। और जो खबर आने से पहले प्रीमियम निफ्टी का 18,750 शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम 103 के आसपास था, वो अब थोड़ी देर पहले अगर आप देखें, क्योंकि ऑप्शन बड़ी तेजी से बदलता है तो मैं आपको डिलेड बता रहा हूँ, इसको अभी का मत समझिएगा, वो 88 हो गया। और बैंक निफ्टी में जो प्रीमियम 299 था वो घटकर 265 हो गया। तो बड़ी तेजी से सर इमीडिएटली तो 2 वजह, एक तो टाइम वैल्यू आपकी एक दिन की कम होगी, दूसरा है कि जनरली आप 2 दिन बाद एक्सपायरी होती है तो थोड़ी आप एक वॉलेटिलिटी प्रीमियम भी उसमें रखते हैं, वो भी कम होगी। तो उस लिहाज से दोनों ही तरह के ऑप्शंस की वैल्यू तेजी से घटी है, जिसमें खासतौर से कॉल ऑप्शंस की वैल्यू ज्यादा तेजी से, बहुत तेजी से घटी है। थीटा डे के यहाँ पर बड़ी तेजी से देखने को मिला। तो सर ऑप्शन जो खरीद के नेकेड बैठे थे उनको तो थोड़ा सा नुकसान हो गया और जो बेच के बैठे हैं और स्ट्रैटेजी बनाई उनका फायदा है। ऐसे में तो ये आशु जी जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, उनको बड़ा लॉटरी जैकपॉट लगी होगी आशु जी आपकी तो। अरे जी बिल्कुल लगी है और सारे क्लाइंट्स को इमीडिएटली बोला। अच्छा बोल भी रहे लगी है तो ऐसा भी नहीं कि नहीं बोले नहीं थोड़ा सा ही हुआ ऐसा ही है, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा मतलब थोड़ा। अनिल जी बाई चांस उस वक्त ना मैंने दीपांशु से भी मैसेज चैट पे था और दीपांशु को ही बोला कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जब तक रिएक्ट करेंगे एकदम प्रीमियम छूटेंगे, बेचने चाहिए। तो अनिल जी बहुत मजा आया। पर अनिल जी एक चीज मैं अभी आपको फिर बोलूंगा जो मैंने 15 मिनट पहले बोली, मतलब अनलाइक यू, क्योंकि आप मतलब मन से और मैंने कहा दिल से बोले हैं। अभी अनिल जी जिस तरह की यूफोरिक मूव एचडीएफसी में चल रही थी और आप अप्रिशिएट भी कर रहे थे, लेकिन साथ में आपने सेफ गार्ड ये बोला कि अब लेना नहीं है दीपांशु। अनिल जी देखिए एचडीएफसी बैंक भी 15 रुपए नीचे आ गया, इंडेक्स भी नीचे आ गया 50-60 रुपए और प्रीमियम भी टूट गए। तो अनिल जी ये बहुत मतलब दिल से अप्रिशिएट कर रहा हूँ अनिल जी आपको, नहीं तो ऐसी मूव्स में पब्लिक फंस जाती है और हम जैसे लोग ना कैरिड अवे हो जाते हैं। बट कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अनिल जी टाइमिंग सारी है जो एक्सपायरी की, कल एक्सपायरी है। अनिल जी एक बाय कॉल भी है, अगर आप कहें तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तैयार है बिल्कुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। जी सर। अनिल जी एक अच्छे स्टॉक की करेक्शन मुझे लगता है कि ओवर हो गई है और वो मतलब पूरी एक्सपायरी में आज शायद पहला दिन है अनिल जी जो नीचे से ऊपर आया है। और मैं इसको पहले इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि भाव नीचे के हैं। अनिल जी स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनिल जी 560 के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे लगता है कि अनिल जी अब मतलब इसमें भी अभी कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी नहीं है अनिल जी। मुझे लगता है कि अब ये 550 सिर्फ 10 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टेट बैंक में बाइंग करनी चाहिए और ये 600 प्लस भी हो सकता है। और मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि डिलीवरी, क्योंकि अनिल जी बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रैक्शन दिखी, कैन बैंक में दिखी, लेकिन स्टेट बैंक में इस महीने में ऑनेस्टली बोलूंगा धोखा दिया। मतलब 590 की चीज धीरे धीरे करके 555 और आज इस मंदी की मार्केट में भी जब बाकी चीजें सबड्यूड है अदर देन एचडीएफसी बैंक, ये निकल के ऊपर आया। तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक 560 रुपए के आसपास बिल्कुल डिलीवरी उठानी चाहिए। अगर आप फ्यूचर नहीं ले सकते, सिर्फ 10 रुपए का स्टॉप लॉस और मुझे लगता है 30-40 रुपए की मूव एसबीआई के अंदर आनी चाहिए। ओके तो एसबीआई यहाँ पर भी आपको बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। बैंक्स यहाँ पर आपको फुल फ्लो में एक्शन आते हुए दिख रहा है इस समय। 350 पॉइंट की मूव आ गई। बैंक निफ्टी 44,000 के दर्शन कर रहा है बैंक निफ्टी इस समय। तो रखिए नजर, बढ़िया एक्शन इस पर आ रहा है। बाय द वे जस्ट फॉर एन अपडेट, एक्सचेंज ने तो कल की छुट्टी परसों कर दी है, उसके बाद आरबीआई का भी सर्कुलर आ गया। करेंसी मार्केट्स भी कल की अब परसों छुट्टी होगी और एमसीएक्स एनसीडेक्स की तरफ से भी कल मार्केट आ गया है। कल मार्केट खुले हैं, तो सारे एक्सचेंज कल खुले हैं। पूरी जो रेगुलर ट्रेडिंग आज हो रही है वही कल भी आपके लिए होने वाली है, ये अब आपके लिए गारंटी हो चुका है। चलिए बढ़िया है। तो ये आपके लिए सारे के सारे बाजार अब कल खुले हुए आपको मिलेंगे, परसों आपके लिए रहेंगे सारे बाजार बंद। आइए बढ़ते आगे और अब मुलाकात की जाए नितिन मुरारका साहब से, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी स्वागत है आपका, बताएं सर। जी यहाँ पे 18,750 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस अभी 64 रुपये है। 18,750 की कॉल ऑप्शन इन द मनी हो गई। अभी हम लोग 17,800 के आसपास पहुंच गए हैं, बट हम ले रहे हैं 17,750 की 64 रुपये में, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा 35 का।
और टारगेट इसके बनेंगे 105 रुपए का। मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट किया है, कल मंथली एक्सपायरी है, तो उसमें 18,800 के ऊपर एक्सपायरी होने की उम्मीद लग रही है, 18,850 की तरफ। तो हम 18,750 की कॉल 64 में ले रहे हैं, 105 का टारगेट और 35 रुपए का स्टॉप लॉस। खरीदे 18,750 का, कल की एक्सपायरी का 64 रुपये में मिलेगा, 35 का स्टॉप लॉस, 105 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये है राय आपके लिए आती है सब। चलिए, तो ये कुछ एक्शन स्क्रीन पर बनते हुए दिख रहा है। नितिन जी का भी कॉन्फिडेंस है कि बाजार यहाँ से आपको थोड़ी और मूव दिखाएगा। बाय द वे, एबी कैपिटल जिसका कल शाम QIP लॉन्च हुआ है, आज ज़बरदस्त फॉर्म में 5.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है और डेज हाई पर इस समय आपको कारोबार यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। एक बार मेहुल जी से चार्ट पर भी राय ली जाए। मेहुल जी देखें जरा, 5.5-6% ऊपर एबी कैपिटल सर। दीपांशु जी देखिए, ये ऑल टाइम तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। प्रीवियस स्विंग है उसका 200-210 के आसपास है। मुझे लगता है ये जो मोमेंटम आया है 200 के ऊपर इस काउंटर को लेके जा सकता है। फ्रेश बाइंग तो नहीं की जा सकती, बिकॉज पिछले 3 दिनों में हम देखे दीपांशु जी 170 से वन वे काउंटर चला है, तो यहाँ पर इसको होल्ड करना चाहिए। 200 का पहला टारगेट रहेगा, 210 का दूसरा टारगेट रहेगा, और डिप्स अगर आती है गलती से भी 185 या 190 के बीच में, तो एक बार के लिए बाइंग की जा सकती है। बट यहाँ पर फ्रेश बाइंग नहीं, बट होल्ड किया जा सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग 200 रुपए तक के टारगेट, 200 या 210 के अपसाइड देखने को मिल सकता है इसमें। 200-210 के अपसाइड यहाँ पर आपको आती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट एबी कैपिटल नहीं, सारी NBFCs देख लीजिए। एबी कैपिटल, L&T फाइनेंस, कैनफिन होम्स, PFC, REC, मैक्स फाइनेंशियल, M&M फाइनेंस, IDFC लिमिटेड, ये सारी NBFCs में आपको जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है और सारे के सारे काउंटर्स में अच्छा एक्शन है। चोपड़ा साहब, एक तो एक्सपायरी है तो शायद उसका भी थोड़ा रीएडजस्टमेंट है, बट सारी NBFCs में एक फ्रेश बड़ी अपमूव आ रही है सर। जरा देखें कोई NBFC जो आपके रेडार पर है इस समय। दीप, मेरे रेडार पे एक कंपनी है GIC हाउसिंग फाइनेंस, और ये जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भारत सरकार का कंपनी है, और अभी इसमें तेज़ी देखने को नहीं मिली है। हमने LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम, काफ़ी सारी NBFCs में तेज़ी देखी है, पर मुझे लगता है कि अभी भी इसमें GIC हाउसिंग फाइनेंस में काफ़ी दम है। मेरा इसका पर्सनल टारगेट 240 का है। इसके अलावा मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में भी अभी भी स्कोप है। अगर आपको ये थोड़ा सा नीचे मिलता है तो इसमें बाइंग करी जा सकती है। करीब 6800 का लेवल बहुत अच्छा लेवल होगा, और इसको मैं कहूँगा कि 7700 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ये जो ट्विंस हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है GIC हाउसिंग फाइनेंस अभी बहुत अच्छे वेल प्लेस्ड लेवल पे है, और बजाज फिनसर्व भी जो 1515 के लगभग है, ये भी 1700-1750 का लेवल टच कर सकता है। तो बजाज फाइनेंस, फिनसर्व और GIC हाउसिंग फाइनेंस मेरे रेडार पे है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, GIC हाउसिंग, ये हैं चोपड़ा साहब के रेडार पर काउंटर्स, और यहाँ पर आपको मूव भी बढ़िया आती हुई दिख सकती है। NBFCs, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, यहाँ पर अच्छा एक्शन है। JSW स्टील, ये भी अब आपको मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। सुबह हम टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को की बात कर रहे थे, JSW स्टील में भी अब आपको थोड़ी मूव्स बनती हुई दिख रही है। हिमांशु जी जरा देखें सर, अच्छा ब्रेकआउट है, अभी अभी एक स्पाइक दिख रहा है JSW स्टील पर। था ये हाईलाइट किया था कि काफ़ी सारे जो मेटल के फ्रंट लाइनर स्टॉक्स हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट से खरीदारी विटनेस कर रहे हैं, और वो चार्ट्स पर काफ़ी विजिबल था। सिमिलरली JSW स्टील में भी एक बड़ा ब्रेकआउट इन लेवल से देखने को मिला था कुछ दिनों पहले, 740-745 के आसपास। वो सपोर्ट रीटेस्ट करता हुआ नजर आया था कल के सेशन में, और आज यहाँ पर फॉलोअप बाइंग देखने को मिली है। गोइंग अहेड 765 रुपये एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म हर्डल है। 765 के आसपास हो सकता है थोड़ा सा स्टॉक डीप ले, 752-755 के आसपास। लेकिन मुझे लगता है कि 765 के ऊपर स्टॉक अगर निकलेगा तो जो पिछली बार के पेंडिंग टारगेट्स इसमें रह गए थे, स्टॉक 800 रुपए तक नहीं जा पाया था, मुझे लगता है कि अब की बार अगर 765 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो 800 के ऊपर का मूव JSW स्टील में भी आता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए JSW स्टील 800 तक के लेवल्स की तैयारी कर रहा है, बट मूव इस पर आपको अच्छी आती हुई दिख रही है। अच्छा स्पाइक है इस समय, बट फिलहाल HDFC लाइफ यहाँ से क्लियर लीडरशिप इस समय मार्केट में है। 5% की तेजी के साथ वायदा कारोबार का टॉप गेनर भी ये काउंटर बन रहा है, तो अच्छी मूव इस पर आई है। बट कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज थोड़ा रिवर्सल आपने होते देखा है। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 3% का कट दिख रहा है, थोड़ी कमजोरी इस काउंटर पर बनी हुई है। एक बार इसके चार्ट पर भी राय ले ली जाए। सुमित जी देखें सर, आज BEL में क्या चल रहा है? दीपांशु, BEL के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखने को मिल रहा है। पिछले 5 से 6 दिनों में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है,
तो फिलहाल एक बार थोड़ा सा वेट करें, स्टॉक में नीचे में 115 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी या तो डिप में करें या फिर ऊपर में जब स्टॉक का जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आएगा 121 122 का, उसके बाद करें। फिलहाल इसके अंदर वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़े नीचे के लेवल 115 114 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। दीपांशु एक बिगुल भी यहाँ पे बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताया सर। दीपांशु बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 124 रुपया 124 रुपया 40 पैसा, 124.40 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है कब, CUB, और ये फिर से चलेगा अब। सिटी यूनियन बैंक कब के अंदर मोमेंटम है। ये स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट के बाद अब एक रिबाउंड के सिग्नल देखने को मिल चुके हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहां से आज और आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा जंप ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लास्ट 2 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। लोअर लेवल पे जो स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बना है 119 120 के पास का बना है, तो 119 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो 130 रुपए का है, जो दूसरा टारगेट बनेगा 134 रुपए का बनेगा। तो कुछ दिनों का व्यू लेके सिटी यूनियन बैंक के अंदर खरीदारी करें, 119 का स्टॉप लॉस लगाएं, 130 का पहला टारगेट, 134 का दूसरा टारगेट। सिटी यूनियन बैंक यहाँ पे करनी है आपको खरीदारी, ये आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय आ रही है। एक बिल्कुल हिमांशु जी के लिए भी, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अभी थोड़ी देर पहले L&T माइंट्री पर खरीदारी की कॉल दी गई और मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, वहां पर चार्ट सेटअप बहुत पॉजिटिव है। 5% तक की मूव मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में L&T माइंट्री के चार्ट्स में विजिबल है, जो आते हुए नजर आ सकती है। सिमिलरली अगर आप और मिड कैप IT स्टॉक्स देखें तो परसिस्टेंट सिस्टम भी ऐसा लगता है कि लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी दिखा रहा है, वहां पर भी बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो एक यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट है वो है कोफोर्ज का, जो कि मुझे लगता है एक बड़ी मूव के लिए तैयार है और यहाँ पर कोफोर्ज में खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्पॉट में अभी 4670 4675 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। मेरा मानना है कि ये स्टॉक 4800 रुपए तक के टारगेट से 1 से 2 दिनों में कंजर्वेटिव साइड दिखाने के लिए तैयार है। एक काफी अच्छी साइडवेज कंसोलिडेशन बनती हुई नजर आई और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर स्टॉक एक मोमेंटम पिकअप करता हुआ नजर आ सकता है। तो 4620 के स्टॉप लॉस के साथ कोफोर्ज में खरीदारी करें। 4800 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। कोफोर्ज खरीदारी करने की राय, आमतौर पर ये स्टॉक ज़्यादातर रडार पर आता है वागले साहब के लिए, लेकिन आजकल क्या है कि एक दूसरे के स्टॉक पे बड़ी नज़र रखते हैं सब लोग। तो वागले साहब बोले, उससे पहले हिमांशु जी ने बोला मैं इनके चार्ट्स देख लूँ। ओके, तो हिमांशु जी ने कोफोर्ज के चार्ट्स देख लिए, लेकिन एक स्टॉक है जो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, वागले साहब को आया है, मेहुल कोठारी साहब को आया है, वो है LTIM। ये स्टॉक पसंद आने का रीज़न भी है कि जब HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का हो रहा है मर्जर 1 तारीख से, तो अब 49 स्टॉक कैसे निफ्टी को 50 करेंगे। ये 50 पूरी करने के लिए एक और स्टॉक की जो जरूरत पड़ेगी, वो कौन है ये बता रहे हैं वरुण बताइए कौन सा स्टॉक हो सकता है 50वां। तो अनिल जी वो तो होगा LTI माइंट्री, ये तो मतलब कंफर्म है, सबके सब यही कह रहे हैं कि LTI माइंट्री। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने भी कहा कि LTI माइंट्री होने वाला है और नुवामा की एक रिपोर्ट भी आई है इसी पे ऊपर, और इन्होंने भी एक क्विक एनालिसिस करके बताया कि जो सबसे प्रोबेबल एंट्रेंट है निफ्टी 50 में HDFC लिमिटेड के जाने के बाद वो LTI माइंट्री ही होने वाला है। और इनका कहना है कि जैसे ही एक्सचेंजेस पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड की तरफ से, उसके 1 या 2 दिन में ही आपको एक्सचेंजेस की तरफ से ये अनाउंसमेंट आते हुए दिखाई दे सकता है कि LTI माइंट्री जो है वो अब निफ्टी 50 का हिस्सा बनने वाला है। इनफैक्ट इनका कहना है कि अक्सर हम जो एडजस्टमेंट है, इनका कहना है कि वो जैसे ही एग्जिट होगी HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर की, उसके बाद इमीडिएटली LTI माइंट्री जो है वो शायद निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि वो जो सेमी एनुअल रिव्यू होता है तब दरअसल हम देखते हैं कि इस तरह के चेंजेस निफ्टी 50 में ज़्यादातर होते हैं, लेकिन इस बार शायद आपको अभी देखने मिल जाएगा कि LTI माइंट्री हो सकता है कि 13 तारीख को HDFC लिमिटेड बाहर चला जाए, 14 तारीख से LTI माइंट्री जो है वो निफ्टी 50 का हिस्सा बन जाए। अगर ऐसा होता है तो LTI माइंट्री में अच्छे खासे इन्फ्लोज आ सकते हैं। अभी के क्विक एस्टिमेट्स के जरिए अगर आप देखेंगे तो करीब 1200 से 1300 करोड़ रुपए के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो LTI माइंट्री में देखे जा सकते हैं। इन्होंने डॉलर टर्म्स पे दिए हैं, करीब 15 से 16 करोड़ डॉलर के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो आपको LTI माइंट्री में देखने मिल सकते हैं। तो सबसे हाई कन्विक्शन पे LTI माइंट्री है। नुवामा की रिपोर्ट भी यही कहती है कि जल्द से जल्द LTI माइंट्री जो है निफ्टी 50 का हिस्सा बनने वाला है। तैयार रहिएगा
1200 से 1300 करोड़ के आसपास के इनफ्लोस के लिए। ओके, और ये कब से होगा? अनिल जी ये कह रहे हैं कि जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा ऑफिशियल, 1-2 दिन में इस अनाउंसमेंट के बाद आपको एक्सचेंजेस बता देंगे कि ये स्टॉक जो है बाहर जा रहा है और इसका रिप्लेसमेंट एलटीआई माइंडली करेगा। और जैसे ही वो एक्स डेट आएगी मर्जर की, यानी कि 13 तारीख, जब वो एचडीएफसी लिमिटेड चला जाएगा बाहर, उसके बाद इमीडिएटली शायद एलटीआई माइंडली निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकता है। और फर्ज करें किसी दिन LTIM और LTTS इनका मर्जर हो तो फिर उसके बाद वाला कौन कैंडिडेट बनता है ना। खैर LTTS भी अभी निफ्टी का हिस्सा तो नहीं है, नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एंटिटी तो बीच में पहले LTI और माइंड्री का मर्जर होने के पहले इन दोनों की भी बातें चलती थी। बिल्कुल, इन दोनों के भी चलती थी कि ये दोनों हो जाएंगे, लेकिन दोनों ही कंपनियां बड़ी हो के अपने आप में ग्रो कर रही है। तो जरा एक बार चोपड़ा साहब की इस पर राय ली जाए। चोपड़ा साहब, LNT की इन कंपनियों पर क्या है आपकी राय? देखिए अनिल जी, LNT का नाम अपने आप में ही, जैसे HDFC का आपने मेरे से पूछा, अपने आप में ही दिग्गज है। तो पूरी की पूरी जो समूह है वो मैनेजमेंट से चलता है, और मैनेजमेंट ने एक अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। और मुझे लगता है कि LTIM भी और LTTS भी, ये दोनों कंपनीज ही बहुत अच्छी हैं। और LTTS का तो कुछ डिफेंस एक्सपोजर भी है, और अभी मेरा मानना है कि LTIM में फिर थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है, LTTS अभी नहीं चला है। तो अगर आप मुझसे पूछें, बड़े सालों से आप मतलब मेरे व्यूज़ जानते आए हैं LNT के ऊपर, मैं एक परपेचुअली बुलिश मेरा व्यू रहता है कि, और गिरावट में लेने का मेरा व्यू रहता है। तो पूरा समूह ही अच्छा है, मगर अगर आप दोनों कंपनीज में देखें, LTIM भी और LTTS भी दोनों ही अच्छे हैं। और आपने एक बात अभी बोली कि LTTS और LTIM दोनों का कभी मर्जर हो जाए तो क्या संभावना है? अच्छा है, मुझे लगता है वैल्यू क्रिएशन उसमें भी होगी। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन LNT के ग्रुप के स्टॉक्स में भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे। कैश का ऑप्शन देने के लिए जय ठक्कर तैयार हो। जब तक जय ठक्कर पूरी तरह से तैयार हों, क्योंकि सुबह बड़ा जबरदस्त ऑप्शन देखे गए भाई, बैंक निफ्टी का टारगेट सारे हिट हो गए, तो एक बार उन्हें कैलकुलेट कर दीजिए टारगेट कहाँ तक पहुँचे क्या नहीं पहुँचे। तब तक एक बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं सर। अनिल जी, मेरा BTST कोफोर्ज में होगा। पूरी तरह से हिमांशु जी को समर्थन है। क्योंकि मल्टीपल 3 टॉप्स कोफोर्ज अभी ब्रेक कर रहा है, और कोफोर्ज में 4000 अभी करंट भाव 4685 का है, ये 4700 के पार निकलेगा तो कम से कम 4850 तक वन वे जाएगा, और मुझे लगता है वो कल होगा। तो यहाँ पर एंट्री करें, 4700 के पार निकलने के बाद और ऐड करें एग्रेसिवली। आपका स्टॉप लॉस 4650 का होना चाहिए। आपका टारगेट 4830, ये मुझे लगता है कल के दिन में आना चाहिए। हिमांशु जी देखा, जब आपकी कॉल आई मैंने दबाव कैसा बनाया, बागले साहब पे आ गई ना कॉल बैक टू बैक। हिमांशु जी इस बार धन्यवाद। हाँ धन्यवाद मुझे देना है, बागले साहब को मत दे देना गलती से। धन्यवाद सिर्फ मुझे देना है। हाँ जी ले लिया आपको। ओके जी बागले साहब। अनिल जी, आप क्रेडिट किसी को भी दे दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं और हिमांशु जी शेयर कर लेंगे, आपके साथ भी शेयर कर लेंगे, लेकिन अभी 4700 के बाद जो मोमेंटम आता है उसमें एक्चुअल मजा है, ये मोमेंटम है। 4700 पहुंच चुका है सर, बिल्कुल 4700 पहुंच चुका है, बिल्कुल पहुंच चुका है। एक्शन जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है, कोफोर्ज जबरदस्त तेज दौड़ लगाता हुआ आपके लिए। आइए कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। स्वागत है जय आपका। सुबह भी मुझे आपको बधाई देने का मौका मिला कल के बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन पर जो आपने क्लोजिंग शो में दिया था। आज सुबह बैंक निफ्टी का ऑप्शन 43600 का, आई एम श्योर 400 रुपये के टारगेट तो आ ही गए होंगे। 600 का तो 44,000 हुआ, तो 400 के तो ऊपर हो गए होंगे। आई एम श्योर 450 475 तक तो पहुँचे होंगे। जरा 44,050, ये तो और भी ऊपर होंगे। जरा अपडेट दें, बधाई पहले तो, और टारगेट हिट भी आपका बताइए। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी 44,050 के आसपास है बैंक निफ्टी, और अनिल जी 410 के मेरे टारगेट से 452 रुपये 30 पैसे का अनिल जी हाई लगाया है। सो टारगेट्स के ऊपर ही गया है अनिल जी, एंड डेफिनेटली वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ है। बट अब जो फ्रेश रिकमेंडेशन मेरा है अनिल जी वो 44,000 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे है। ये मिल रहा है अभी 134 रुपये पर।
इसको खरीदना है जी 134 पर खरीदे, ये भी कल ही की एक्सपायरी का है अनिल जी। इनफैक्ट परसों बोलने वाला था अनिल जी, अब कल हो गई है वो, सो कल ही की एक्सपायरी का है अनिल जी। एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे अनिल जी होना चाहिए 58 का, 58 का स्टॉप लॉस लगाइए आप। एंड टारगेट्स ऊपर में बन रहे हैं 227, 227 का पहला टारगेट है, एंड दूसरा टारगेट है 282, सो 227, 282 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। 44,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का अनिल जी। 44,000 के ऊपर डेफिनेटली एक टेक्निकली अगर आप देखो तो एक अप ट्रेंड है 44,000 के ऊपर। डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर आप देखें तो 44,000 के ऊपर एक डेफिनेटली एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको देखने मिला है। सबसे ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट हमें वहीं पे देखने मिला था। आज के ट्रेडिंग सेशन में PCR एज वेल वो कंफर्ट मिल रहा है अनिल जी, वो कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी हायर ऊपर की तरफ 44,300 350 तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। बैंक निफ्टी 44,000 की कॉल आपको खरीदनी है, जय की तरफ से ये राय आ रही है। बड़ा एक्शन यहाँ से भी जय एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 44,100 पर बाय द वे बैंक निफ्टी आ गया है। फ्रेश डेज हाई पर इस समय बाजार आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 1% की तेजी इस समय आपको बैंक निफ्टी में दिख रही है। तो अच्छा एक्शन बैंक्स में बना हुआ है, अच्छी मूव यहाँ पर भी आ रही है और बैंक्स की तरफ से तो लीडरशिप भी आपको बढ़िया दिख रही है। SBI पर अभी एक कॉल हमने ली थी, एक कॉल जरा एक्सिस बैंक पर भी ले लूँ। जय आप ही देख लीजिए, HDFC बैंक और SBI तो हमने बात कर लिया, एक्सिस बैंक पर क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ से भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है इससे। बिल्कुल सारे बैंक्स दीप पॉजिटिव ही लग रहे हैं। केवल एक मैंने कहा था कि ICICI बैंक अगर ऊपर आ जाए और आ गया तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉजिटिव। मगर जहाँ तक एक्सिस का सवाल है, आई थिंक दैट इट इज़ लाइकली टू टेस्ट 990 995 लेवल्स शॉर्ट टर्म में। 1000 तक के आसपास के लेवल्स आपको और फर्दर देखने मिल सकते हैं, वहाँ पे दीप फिर से रिव्यू कर सकते हैं, बट इतने लेवल्स तो आपको देखने मिल ही सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि 960 के लेवल्स के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है अभी। ये है आपके लिए एक्सिस बैंक। आइए बैंक से बेनिफिट इस सीरीज के लिए आखिरी बार लेते हैं अपडेट आशीष की तरफ से। बताएं आशीष, जो बचे हुए स्टॉक्स हैं वो भी बाहर आएंगे बैन में या फिर लिस्ट में एडिशन होगा एक दिन के लिए? बिल्कुल दीपांशु सही कह रहे हो कि खाली हो जाएगी बैन लिस्ट। दो स्टॉक हैं अभी हमारे पास, RBL बैंक और हिंदुस्तान कॉपर। RBL बैंक है करीब 80.3%, समय काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, पक्का बैन से बाहर आ जाएगा। साथ में हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर अगर आप देखें तो कंफर्मेशन आ गया है, 80% से नीचे चल रही है। राउंड फिगर बताता हूँ 77% है। दोनों स्टॉक बैन से बाहर आ जाएंगे। काफ़ी सारे स्टॉक हैं जिनमें 95% के ऊपर पोजीशंस हैं, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों का ट्रेंड देख के लग नहीं रहा है कि कोई भी स्टॉक है जो एंट्री करेगा। सबसे ज़्यादा वाला एक बार आपको बता देता हूँ, L&T फाइनेंस है 132% है, मनोपुरम है 105%, लेकिन ये कल भी नहीं आया था। जी एंटरटेनमेंट है करीब 100%, ये भी पिछले एक हफ्ते से प्रयास कर रहा है, स्टॉक बैन में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि कल आपको जो है बैन लिस्ट खाली मिले। ओके, पूरा मैदान खाली, बिल्कुल साफ। तो कल दोपहर में तो आप फिर क्या करेंगे सर? कल करीब एक हफ्ते तक तो बैन से बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा, हफ्ते 10 दिन तो आशीष ऑलमोस्ट पेड हॉलीडेज पे रहेंगे। तो आएंगे, शरीर यहाँ होगी स्टूडियो में, ऑफिस में, न्यूज रूम में, फ्लोर पर, आत्मा छुट्टी के मूड में होगी। क्योंकि जब बैन में कोई स्टॉक ही नहीं तो क्या। चलिए बढ़िया, ये वो वक्त होता है सीरीज का आखिरी दिनों का और सीरीज की शुरुआत का जब आशीष तनाव मुक्त रहते हैं एकदम। तो आइए बढ़ते आगे, और अब कुशल जी भी हमारे साथ है। कुशल जी ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बताई, तो हमने कहा कि फिर पूरी डिटेल से बताइए। लंदन में आज बजाज और ट्रैम्प की तरफ से मोटरसाइकिल पर से पर्दा उठाया जाएगा। पहली बाइक है बजाज की तरफ से जो UK में लॉन्च की जा रही है, ब्रिटेन में लॉन्च की जा रही है। बताइए, पर्दा उठाइए। बिल्कुल सर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आता हुआ दिख रहा है। इसके पहले भी आपने देखा कि हार्ले डेविडसन के साथ हीरो मोटोकॉर्प की जो पार्टनरशिप हुई थी और वहां पर उन्होंने जो X440 लॉन्च किया था, उसके बाद अब बजाज ऑटो ये ट्रायम्फ के साथ जो UK की ही कंपनी है उनके साथ अगस्त 2017 में इनकी पार्टनरशिप हुई थी, और अब आप देखिए 6 साल बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 ये अपने मॉडल्स लॉन्च करने वाले हैं। एक तो स्क्रैम्बलर है और दूसरा है रोडस्टर। तो ये दोनों मोटरसाइकिल लॉन्च होगी आज UK में, लंदन में।
और ये जो रेंज रखी गई है सीसी वाइज 350 से 400 सीसी की सेगमेंट में ये डील करेंगी। यही नहीं, ये जो पार्टनरशिप इनकी हुई है इसका ये पहला लॉन्च है और साथ ही भारत में भी इसको 5 जुलाई को उतारा जाएगा। जो पुणे में इनका बजाज ऑटो का चक्कन प्लांट है, यहाँ पर ही इसकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन हुई है। साथ ही भारत में जो इसकी कीमत है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए एक शोरूम यहाँ पर ये होने की उम्मीद लगाई जा रही है। अब इससे क्या होगा कि मार्केट में जो कंपटीशन है, रॉयल एनफील्ड ये भी इसी रेंज पर ही आती है लार्जली इनकी मेजॉरिटी ऑफ दी बाइक्स। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, हार्ले डेविडसन वाली जो X440 है वो भी इसी रेंज पर है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बड़ा कंपटीशन जो मिड सेगमेंट है, यानी कि जो 350-250 सीसी प्लस वाली जितनी भी बाइक्स है वहाँ पर अब कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ने वाला है, जो प्रीमियम मोटरसाइकिल जिसको हम कह सकते हैं। और इसी वजह से यह देखना होगा कि यहाँ पर जो बजाज ऑटो है, जिनका काफ़ी बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से भी आता है, वहाँ पर किस तरह का अब आगे चलकर वॉल्यूम्स बनते हैं। क्योंकि अगर आप पिछले 3 महीनों का ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पर लगातार एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स बजाज ऑटो के बढ़ते हुए नजर आए हैं और पिछले 2 महीनों से 1 लाख के पार, 1 लाख यूनिट्स के पार ये बेचने में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। हालांकि मौजूदा जो इनका एक्सपोर्ट मिक्स है वो सबसे ज़्यादा अफ्रीका से, करीबन 50% इनका रेवेन्यू, एक्सपोर्ट रेवेन्यू अफ्रीका से आता है। बट अब यही देखना है कि यहाँ पर ये जो नया लॉन्च इन्होंने यूके में किया है, यूरोप से आगे चलकर फर्दर इतना उनका कंट्रीब्यूशन कितना इंक्रीज होता है। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है बजाज ऑटो की तरफ से। ओके, बजाज ऑटो की तरफ से ये बड़ा डेवलपमेंट आता हुआ दिख रहा है और ब्रिटेन में एक बाइक, प्रीमियम बाइक यहाँ पर लॉन्च होती हुई दिख रही है। एक बार चोपड़ा साहब से बजाज ऑटो पर राय ली जाए। चोपड़ा साहब, एक नया मार्केट ढूंढने की कोशिश बजाज ऑटो की तरफ से, हालांकि हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है। बताएं सर, क्या है आपकी राय? देखिए, मैं तो बजाज ऑटो को बहुत ज़्यादा रिवेयर करता हूं और राहुल बजाज साहब के टाइम से ही जो रिवैम्प होना शुरू हुआ हमारा बजाज से, फिर राजीव बजाज मोटरसाइकिल्स लेके आए और ये अपने प्रोडक्ट लाइन को हमेशा रीइन्वेंट करते रहे। आज जिस तरीके से ये यूरोपियन मार्केट्स में वेंचर करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक कंपनी के लिए नहीं मगर भारत के लिए भी एक नई शुरुआत है। और अगर बजाज जैसा ब्रांड जो कि बहुत एस्टैब्लिश्ड है, भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में बहुत अच्छा अपना पैंट बना चुका है, मगर यूरोप में प्रोडक्ट लॉन्च करना, यूरोपियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है और एक बहुत ही सराहनीय बात है। मुझे लगता है कि अच्छी पहल है। देखना होगा कि इस तरीके से रिस्पांस आता है। यूरोपियन बायर्स के सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं। वहाँ पे BMW, अप्रिला जैसे ब्रांड्स हैं जो कि जनरली बहुत हाई एंड होते हैं और बजाज ऑटो जिस प्राइस पॉइंट पर, क्योंकि मुझे अभी तक इसका बहुत क्लियर नहीं है प्राइस पॉइंट, मगर जिस प्राइस पॉइंट पर लेके आ रहा है, जो क्वालिटी दे रहा है, मेरा ये मानना है कहीं मिड सेगमेंट बाइक होनी चाहिए और यूरोप को मिड सेगमेंट बाइक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बजाज के पास नो डाउट एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ है और आई थिंक अब इंडियन प्रोडक्ट्स को पोस्ट टाटा JLR काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है। इवन ऑटो में, डिफेंस में बहुत सारी, जब आज से 15-20 साल पहले भारत को एक अच्छा स्पेस नहीं मिलता था, नहीं सोचा जाता था कि भारत में अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है, मगर निश्चित रूप से मैं आई एम रियली प्राउड, जो भी कुछ हुआ है, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारी भारतीय कंपनी यूरोप में बाइक्स लॉन्च कर रही है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। चलिए, बढ़िया है, अच्छी खबर है देश के लिए। यूरोप में हमारी भारतीय कंपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है और उस पर नज़र भी अभी तक हुआ नहीं है प्रोडक्ट लॉन्च, बट जैसे जैसे विजुअल्स आएंगे, कुछ कमेंट्री आएगी, वहाँ से हम आपके लिए ज़रूर लेकर भी आएंगे। इस बीच PNC इंफ्रा, इस पर भी रखें नज़र। सुमित जी, एक बार ज़रा चार्ट भी पुल अप कर लिए। PNC इंफ्रा की मैं बात कर रहा हूँ, 819 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने करार किया है, तो बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ा ऑर्डर विन आते हुए दिख रहा है PNC इंफ्रा के लिए। और स्टॉक भी डेज हाई पर इस समय दिखेगा 0.25% ऊपर। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऑर्डर इनके लिए आ रहा है। जरा चार्ट देखें सर। चार्ट्स पे स्टॉक बढ़िया दिख रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि मूव ऊपर का ही बनेगा। स्टॉक नीचे से पिछले 3 से 6 महीने के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखा रहा है और स्टॉक के अंदर अभी यहां से और ऊपर का मूव बनेगा। यहां से ऊपर में 350 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 350 का लेवल टूटने पे रैली एक्सटेंड होगी और 375 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 325 रुपए इसका नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा 350 और 375 के टारगेट्स के लिए। ये 2 लेवल ऊपर में ध्यान रखना है PNC इंफ्रा के अंदर। दीपांशु, यहाँ पर एक बिगुल भी आइए, बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताया सर।
दीपांशु, शो के शुरुआत में मैंने कहा था कि बैंकिंग स्टॉक्स मेरे को मजबूत लग रहे हैं। बैंक निफ्टी में यहां से ब्रेकआउट आने वाला है। 44,000 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो 200 से 300 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी ने मजबूती दिखाया है, वन साइड मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो बैंकिंग स्टॉक ही है। स्टॉक का भी भाव चल रहा है 122 रुपया 70 पैसा, 122 रुपया 80 पैसा, 122.70, 122.80 ये अभी भाव है। बैंक का नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के अंदर पिछले 10 से 15 दिनों की गिरावट के बाद पुलबैक के संकेत मिल रहे हैं। लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। यहां से मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा जंप फेडरल बैंक में यहां से देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 120 रुपए 50 पैसे 121 के पास है। तो 120 रुपए 50 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगा के फेडरल बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 126 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 127 रुपए 50 पैसे का। कुछ दिनों का व्यू लेके फेडरल बैंक में खरीदारी करें 120.50 के स्टॉप लॉस से 126 और 127.50 के टारगेट्स के लिए। 126 127.50 का टारगेट फेडरल बैंक पर करनी है खरीदारी। बैंक्स में बड़ा वाला ब्रेकआउट इस समय आपको दिख रहा है 44 150 के पार आपको इस समय बैंक निफ्टी जाते हुए दिखेगा। अब सिर्फ 70 पॉइंट दूर निफ्टी है रिकॉर्ड हाई की तरफ से। बैंक्स की तेजी से निफ्टी में भी बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। और जय, फ्रेश व्यू जो था बैंक निफ्टी का, वहां पर भी टारगेट्स आ गए आपके? बिल्कुल दीप, 44,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो मैंने रेकमेंड किया था 134 पे 227 का पहला टारगेट था दीप, वो अचीव हो चुका है। 236 रुपये 30 पैसे का हाई लगाया वहाँ पे, तो वहाँ पे भी प्रॉफिट दीप हुआ है। एक अच्छा मूव वहाँ पे देखने मिला। दीप, मैं तो फ्रेश रिकमेंडेशन भी देना चाहूँगा। इफ़ यू आर ओके देन बिगुल बजवा दीजिए। बिल्कुल सर, बिगुल तो हमेशा तैयार रहता है जय के लिए। जय का कैश का ऑप्शन बताएं सर। दीप 44,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। 130 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है अभी, 130 रुपये पर आपको मिलेगा। 44,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का, इसको खरीदे। यहाँ पे दीप स्टॉप लॉस लगाना होगा 57 का, 57 रुपये पर आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। एटलीस्ट ऑन आर्ली क्लोजिंग बेसिस पर लगाइए। कल मॉर्निंग के लिए अगर मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी आया भी नीचे 44,000 के लेवल्स के आसपास, तो ये अगर नीचे आता भी तो 57 रुपीज़ का स्टॉप लॉस एटलीस्ट टिल 10 AM रखिए। अगर ऊपर खुलता ही ये दीप तो एक अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आप अगर आप आज के डेटा देखिए तो ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है बैंक निफ्टी पर। अच्छा एडिशंस भी देखने मिल रहे हैं हायर साइड पर। मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरा टारगेट है 44,300 350 के, तो 350 तक अगर देखने मिलता है तो यहाँ से और 200 पॉइंट हुआ थी। सो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी 250 रुपये की हो जाएगी, जो मेरा पहला टारगेट रहेगा 250 का। 130 पे खरीदते हैं तो, और दूसरा टारगेट बनता है 307 रुपये का, 310 के आसपास का, बिकॉज नेक्स्ट टारगेट जो निकल कर आ रहा है इसका वो है 44,400 का। सो 300, 350, 400, 44,500 ये सारे लेवल्स दीप ऊपर की तरफ आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकता है। नेक्स्ट हर्डल जो मेजर बनेगा अब वो 44,500 का ही बनेगा। ओके, तो 44,500 अब अगला हर्डल जय को दिख रहा है। तब तक रास्ता साफ है। 44,100 की कॉल खरीद कर चलिए बैंक निफ्टी में। ये जय की तरफ से आपके लिए राय आ रही है। डेज हाई पर है बाजार। आइए लेते हैं अनिल जी से भी उनकी आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। अजी कुछ ज़्यादा नहीं बदला है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। जो भी हो रहा है सर, हमारे बाजारों के दम पर ही एक्शन हो रहा है। हल्की फुल्की बढ़त आपको दिख रही है नैस्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स में इस समय। जो सुबह हम बात कर रहे थे कि क्या करेक्शन हो चुका है, आपने कहा कि लग रहा है पहला संकेत आ गया है। अब बताइए सर, क्या वो पूरा हो चुका है? बाजार मूड में आ गया, क्योंकि 70 पॉइंट दूर है सर रिकॉर्ड है से निफ्टी पे। बिल्कुल दीप, सबसे बढ़िया चीज़ है कि जहाँ से करेक्शन की शुरुआत हुई थी मिड कैप से, पहले मिड कैप स्मॉल कैप एक्शन कल ही आ गया जी। दूसरे करेक्शन की शुरुआत बैंक निफ्टी से होती हुई दिखी। 44,500 पार करने में मुश्किल आ रही थी, वहाँ से हम 43,500 तक आए। बैंक निफ्टी भी आज अच्छी मजबूती दिखा चुका है। न सिर्फ 44,000 बल्कि 44,100 के ऊपर का एक जो ट्रिगर चाहिए था वो मिल गया। तो बैंक निफ्टी में कृपया करके शॉर्ट ना रहे।
शॉर्ट न रहे। अब फिर भी बहुत किसी की इच्छा ही है तो 44,500 आपकी मर्जी पर है, बट 44,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग मेरे ख्याल से लगभग वहाँ पर उसके आसपास ऊपर ही आनी चाहिए, उसके आसपास आनी चाहिए, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में लगातार बढ़ा है। तो 44,100 के ऊपर बंद देना ये आपको फिर से संकेत दे रहा है कि अब आपको शॉर्ट बैंक निफ्टी में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। थोड़ी और मजबूती, थोड़ी और ये तेजी बन सकती है। सो आई थिंक क्लियर है। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, थोड़ी सी आप 50-75 पॉइंट की और रिस्क लेना चाहते ले सकते हैं। 18,900 के ऊपर निफ्टी का ब्रेकआउट बनेगा। आप चाहें तो बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट को भी 44,500 पे उसके साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि छोटी रिस्क ली जाए, इसलिए मैं 44,100 कह रहा हूँ। निफ्टी भी ऑलमोस्ट 18,856 का लाइफ टाइम हाई है, उसके करीब ही बंद होता हुआ दिख रहा है। सो भले चाहें तो एक दिन निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन पे इंतजार कर लें आप चाहें तो, बट ओवरऑल मार्केट का रुझान बढ़िया है। अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करिए। भले ही ग्लोबल सपोर्ट आपको मिसिंग दिख रहा है, लेकिन हमारे दम पर बढ़े और हमारे दम पर अब कल एक्सपायरी तक आपका व्यू फिर पॉजिटिव साइड पर ही रहने की पूरी उम्मीद है। अगर ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छे हो गए तब तो कल आप लाइफ हाई बनाने की बात करने लगेंगे निफ्टी पर। अगर अच्छे नहीं हुए, कमज़ोर खुलेंगे तो जहाँ खुलेंगे वहाँ से रिकवरी देंगे तेजी की तरफ, ये बात क्लियर है। आज का ट्रेंड, आज का मूवमेंट, आज स्क्रीन पर पूरी तेजी, फर्स्ट हाफ तक आराम से टाइम पास और ग्लोबल सपोर्ट के बगैर बढ़कर डे हाई पर बंद होना, ये सारे इस बात की ओर संकेत कर दे रहे हैं कि कल के लिए रुझान आपका पॉजिटिव साइड पर रहना चाहिए। गैप से खुले अच्छी बात है, गैप से नहीं खुले, नीचे खुले तो लेने का मौका बनेगा। गैप से खुले तो भी ठीक है, नीचे खुले तो लेने का मौका मिलेगा। ये आपके लिए राय आ चुकी है। चलिए, एक ही दिन में बाजार का मूड माहौल बहुत ही बढ़िया हो चुका है। कल की जो रिकवरी थी वो आज आपको फुल फ्लेज्ड एक्शन में दिख रही है। 18,800 के ऊपर बस क्लोजिंग के लिए हम तैयार हो रहे हैं। आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं जहां पर बाजार की मूव आपको और अच्छी दिख रही है। और प्राइवेट बैंक्स पर रखिए नज़र। HDFC बैंक तो अच्छा एक्शन में है ही, एक्सिस की हमने बात करी, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक की तरफ से भी आपको बढ़िया खरीदारी आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट पूरा HDFC ग्रुप के स्टॉक्स आपको अच्छे दिख रहे हैं। HDFC बैंक मूवमेंट में HDFC लाइफ वायदा कारोबार का टॉप गेनर है, 6% ऊपर। HDFC AMC में भी अच्छी तेजी आ रही है, 2.5% ऊपर आपको HDFC AMC भी इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो यहाँ से भी बाजार में बढ़िया एक्शन बना हुआ है। पर आइए, एक स्पेस है जहाँ पर बात करनी है और वो है आपके लिए सीमेंट सेक्टर। यहाँ पर भी कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। कुशल हमारे साथ अपडेट लेकर आए हैं, कुछ चैनल चेक्स के अपडेट्स हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो चैनल चेक से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पूरे देश भर में सीमेंट की जो डिमांड है वो आगे भी मजबूत रहने वाली है। यानी कि जो Q1 में अब तक डिमांड आती हुई दिखी है वो मैं आपको अपडेट देता हूँ। 12% तक की यहाँ पर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस बारी डिमांड साइड पर, जिसमें सबसे ज़्यादा सदर्न रीजन से करीबन 20% इनकी डिमांड में Q1 में स्पाइक होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, ऐसे चैनल चेक के जरिए पता चल रहा है। और ये निर्मल बैंक की रिपोर्ट है और इसमें ये जो इंफ्रा सेक्टर है जो सरकार खर्च कर रही है इंफ्रा सेक्टर पर, वहाँ पर सबसे बड़ा फोकस आ रहा है। करीबन 40% जो है यहाँ पर डिमांड इंफ्रा स्पेस पर जो खर्च आता है सरकार का, उधर से ही सीमेंट की डिमांड आती है, तो वहाँ पर अच्छी ग्रोथ है। और साथ ही जो रियल एस्टेट है वहाँ पर भी 60% का स्प्लिट रहता है। त्योहारी सीजन के बाद कीमतों में कुछ बढ़त होने की उम्मीद है, बट बहरहाल अभी तो जो है कीमतें उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। बट Q1 में जो डिमांड रही है, आगे चलकर आपको जो Q1 के नतीजे आते हुए दिखेंगे सीमेंट के लिहाज से, वहाँ पर वॉल्यूम्स में आपको अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर समेत जितने भी मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें यहाँ पर जो डिमांड है काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिखी है सीमेंट में। करेक्ट। चलिए, सीमेंट सेक्टर में अच्छा एक्शन बन रहा है। चोपड़ा साहब, वैसे तो मॉनसून आ चुका है, थोड़ा इस क्वार्टर में इम्पैक्ट आता है, बट सीमेंट सेक्टर पर कोई व्यू? बहुत अच्छी बात बोली है। सीमेंट में नेचुरली थोड़ा कंस्ट्रक्शन रुक जाता है क्योंकि बरसात में आसानी से कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है, मगर मेरा ये मानना है कि जुलाई अगस्त के बाद एक बहुत अच्छा ऑफटेक आना चाहिए। दो कारण हैं। एक तो भारत सरकार का जो 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले था बजट में, तो वो काम बहुत तेज़ी से चलेगा। दूसरा, मेरा ये मानना है कि जैसे 2 बार अभी तक इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए गए, इसकी संभावना बहुत अच्छी है कि RBI गवर्नर अगर इन्फ्लेशन थोड़ी सी भी कंट्रोल में रही तो इसकी संभावना है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने शुरू हो जाएंगे, रियल एस्टेट सेक्टर भी एक बहुत ही अहम सेक्टर है जहाँ पे सीमेंट का ऑफटेक होता है। तो इंफ्रा एक है, साथ में रियल एस्टेट भी है। तो नो डाउट अभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा आने वाले 2 महीनों में, मगर जो प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन है वो अगस्त ऑनवर्ड यानी सितंबर से बहुत तेज़ी से होना चाहिए। तो सीमेंट में एक्यूमुलेशन का अच्छा टाइम होगा। मुझे लगता है ACC, अल्ट्राटेक जैसी कंपनीज हैं वो लेनी चाहिए, साउथ के रामको सीमेंट जैसी कंपनीज हैं वो लेनी चाहिए, डालमिया सीमेंट है वो एक बहुत अच्छा, मेरे को JK सीमेंट है
बहुत अच्छा कंपनी लगता है। तो इन कंपनीज में जब भी गिरावट हो मॉनसून के दौरान जनरली कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, सीजनैलिटी फैक्टर होता है। तो ये स्टॉक्स लेने हैं आगे 1 से 2 साल के लिए। तो और ये सेक्टर गिरा भी पड़ा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को अभी तक नहीं मिली है। तो मेरा ये मानना है कि इस आने वाले 2 से 3 महीनों में सीमेंट सेक्टर के जो अच्छे टॉप कंपनीज हैं वो लेनी है। ओके 2 मिनट बचे हैं। कॉल है जय की तरफ से भी, हिमांशु जी की तरफ से बिल्कुल नहीं बजाऊंगा। जय बताइए आपकी कॉल। बिल्कुल अनिल जी, सीमेंट स्पेस पे से ही मेरा कॉल है और अल्ट्राटेक सीमेंट का जुलाई सीरीज का कॉल ऑप्शन खरीदे 8300 के स्ट्राइक का 163 रुपये 165 रुपये के रेंज में मिलेगा। इसको खरीदना 8300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज का अनिल जी, अल्ट्राटेक सीमेंट का। टारगेट इसमें पहले बनेंगे 212 से पहला 212 का है, दूसरा 234 का है एंड यहाँ पे एनर्जी स्टॉप लॉस लगाना होगा 127 रुपये पर। अल्ट्राटेक सीमेंट 83 का कॉल ऑप्शन खरीदे। हिमांशु जी बताएं सर आपका कॉल। हाँ जी, टाइटन में बीटीएसटी करना है 3010 3020 के टारगेट्स के लिए 2975 के स्टॉप लॉस के साथ। क्या गजब है, वाह। सर मेरे पास 15 सेकंड और है, कुछ और बोलो ना हिमांशु अभी जी। कम टाइम नहीं, इतना कम भी नहीं है मतलब। बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। 4 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। गजब, एकदम मतलब समय का सही सदुपयोग इसको कहते हैं। बहुत ही बढ़िया हिमांशु जी, वेरी नाइस। ओके, तो 2987 पर 2975 का स्टॉप लॉस, 3010 3025 के टारगेट के लिए बीटीएसटी करना है आपको टाइटन में। बाजारों के बंद होने की तैयारी, 18,800 के ऊपर बंद होने को तैयार निफ्टी। लंबे समय बाद फिर से, लंबा समय तो क्या 4 दिन बाद ही मतलब आ तो गए सर, आ गए। 1856 की लाइफ हाई क्लोजिंग के बाद 3 दिन हमने उसके नीचे बंद देखा, 18,800 के नीचे। आज फिर से 18,800 के ऊपर बंद होने को तैयार। 44,100 आप जरा पढ़िए तब तक मैं बताऊँ। लास्ट हम 44,000 के ऊपर बंद होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिनों बाद हम 44,100 के ऊपर बंद हो रहे हैं। 44,080 की क्लोजिंग मिली थी 9 दिन पहले, बट आज तो 100 के ऊपर, आज उसके ऊपर की क्लोजिंग मिली, तो बढ़िया क्लोजिंग मिली। इनफैक्ट 10 दिनों से ज़्यादा के ऊपर की क्लोजिंग है, जो 44,100 के ऊपर जाकर हम बंद होते दिख रहे हैं। तो 10 दिनों से भी ज़्यादा का हाई हमने पार किया है बैंक निफ्टी में। तो अच्छी मजबूती बैंक निफ्टी में दिख रही है। धन्य हो, जय हो HDFC बैंक की, HDFC लिमिटेड की, जिनकी वजह से पूरे बाजार का मूड बदल गया, एकदम बढ़िया होता दिखा। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब नैस्डैक फ्यूचर्स पूरे 10 पॉइंट ऊपर हैं और डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स 60 पॉइंट ऊपर है। यानी कि ज़्यादा सपोर्ट ग्लोबल नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स आज थोड़ा आराम करने के मूड में रहा। मिड कैप इंडेक्स ने डबल सेंचुरी मारी 200 पॉइंट ऊपर, लेकिन आज का दिन दिग्गजों के नाम रहा। तो जहां शुरुआत मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने आज सुबह मजबूती के साथ की, बंद होते होते कमान दिग्गजों ने संभाली। तो बेहतरीन क्लोजिंग आज आपके लिए भारतीय बाजारों की 128 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी 465 अंकों पर, सेंसेक्स 521 अंकों पर बैंक निफ्टी। बड़े दिनों बाद ऐसी शानदार हरियाली के मानसून आने के बाद फाइनल क्लोजिंग आने लगभग इसी के आसपास आएगी, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक निफ्टी 44,120 के आसपास आना चाहिए। लेट्स सी। अब बात करते हैं हमारे ऑटो शो जिग्निशन की। करीब 11 साल बाद मर्सिडीज बेंज इंडिया ने अपनी आइकॉनिक कन्वर्टेबल कार SL55 रोडस्टर को भारत में लॉन्च किया। कैसी है ये कार, क्या है इसके बड़े फीचर्स दिखाएंगे आपको, और साथ ही ये भी बताएंगे QJ मोटर की नई बाइक्स SRV 300 और SRK 400। SRK तो शाहरुख खान होता नहीं, ओके, SRK 400। ये गाड़ियों के नाम याद रखना उतना ही मुश्किल करते हैं। SRK 400। इसके अलावा बारिश के मौसम में अपने कार इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कौन से एड ऑन लेने चाहिए, ये भी हम बताएंगे हमारे खास स्पेशल सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में, और आपके सवालों के जवाब देंगे। ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी लेटेस्ट खबरें दिखाएंगे जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ। देखिए 4:26 पर जिग्निशन, सिर्फ जी बिजनेस पर। इसके बाद IT सेक्टर में महिलाओं की नौकरी छोड़ने की बाढ़ से आ गई। वजह यह है कि वर्क फ्रॉम होम को ख़त्म करना और ऑफिस जाने पर काम का बढ़ता दबाव। वर्क फ्रॉम होम का विकल्प नहीं मिलने पर महिलाएं नौकरी तक छोड़ने को तैयार है। और TCS में तो करीब 2 लाख महिलाओं में से अधिकांश ने वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए मजबूर करने पर नौकरी छोड़ने की बात भी कही। दूसरी कंपनियों की भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है। शाम 6 बजे इसी पर होगी चर्चा। आखिर वर्क फ्रॉम होम में क्या कुछ अट्रैक्शन है महिलाओं के लिए, और हाइब्रिड मॉडल को बनाने में क्या है दिक्कत कंपनियों को, क्या कोई और बीच का रास्ता है?
नारी का ऐलान, अब घर से ही काम। ये है हमारी आज की विशेष चर्चा। आपकी खबर, आपका फायदा। गणेश नटराजन साहब होंगे जो पूर्व चेयरमैन नैस्कॉम के रहे हैं, आईटी सेक्टर के जाने माने दिग्गज हैं। और मुनीरा लोलीवाला बिजनेस हेड टीम लीज डिजिटल के। और सतीश के सदाशिवन साहब होंगे फाउंडर और सीईओ इवॉल्व ग्लोबल के। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात आज इस खास मुद्दे पर। आज बात करेंगे ऐसी कंपनियों की जो कि मार्केट कैप के लिहाज से सबसे नीचे के पायदान पर रहती है। जहां टॉप 500 मार्केट कैप के बाद की कंपनियों को हम माइक्रो कैप कहते हैं। और छोटी साइज़ की कंपनियां होने की वजह से इनमें जोखिम भी ज़्यादा है और रिटर्न भी। आज समझेंगे माइक्रो कैप फंड की बारीकियाँ, निवेश के फायदे नुकसान और क्या वाकई में इन फंड में निवेश करना भी चाहिए। 6:30 बजे मनी गुरु में देखिएगा माइक्रो कैप फंड निवेश सही या नहीं। हमारा साथ देंगे प्रतीक ओसवाल साहब, हेड पैसिव फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड से। और विकास पुरी साहब, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के। रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री। आरबीआई ने सिविल डाटा अपडेट करने वाली 4 कंपनियों पर 1 करोड़ से ज़्यादा का लगाया है जुर्माना। आरबीआई ने कहा है कि इनकी जांच जो की उसमें यह पता चला कि ये कंपनियां लंबे समय से ग्राहकों का सिविल स्कोर अपडेट नहीं कर रही थी। सिविल स्कोर ही सोचो, और इससे ग्राहकों को हो रही थी दिक्कत। आज हम इंडिया 360 डिग्री में आपको बताएंगे कि सिविल स्कोर की इंपॉर्टेंस क्या है जी, और अगर आपको अपने स्कोर में गड़बड़ी दिखे तो ठीक कैसे कराएं, ये देखिएगा। क्रेडिट स्कोर में बड़ा झोल, ये है आज की हमारी कवर स्टोरी जो आपको देखनी चाहिए ज़रूर। फाइनल क्लोजिंग 126 अंकों पर 18,817 पर निफ्टी बंद होता हुआ 446 अंकों का फायदा सेंसेक्स में दिखेगा। और 480 अंकों पर 44,121, 44,120 बोला था आपको, देख लीजिए बैंक 44,121 ये आई है आपके फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी में।